तो सबसे पहले हम लोग एक होम टास्क करते हैं। उस समय आप भाई साहब, नाम क्या आपका? नवीन। नवीन जी, आप बहुत ध्यान देना कि वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, और छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लेना। जी सर। उसके बाद अपनी क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विद द होम टास्क। कोई मुझे डेटा बताएगा क्या था उसमें? अच्छा पहले बताओ, 30 सेकेंड वाला अटेम्प्ट लिया था क्या? मैच हो गया 30 सेकेंड एंड 3 मिनट? नहीं, 30 सेकेंड में आंसर राइट नहीं बैठा। 30 सेकेंड वाला ट्राई किया था लेकिन मैच नहीं हुआ। 30 सेकंड वाले किए थे, लेकिन वो जो पॉइंट वाला था तो काफी सारा माइंडेड कर रहे थे। एक्चुअली जो 30 सेकंड वाला था ना, उसमें लाइक कर रहे थे तो लाइक सारा अमाउंट जैसे हम लोग 2 एसटीएस सीरीज में बांट लेते थे ना, तो पूरा वैसे कर पा रहे थे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ 30 सेकेंड वाला। अब मेरे को तो सब याद नहीं ऑब्वियसली, वो तो लास्ट क्लास वाला समय। तो आप मुझे डेटा बताओ, मैं डेटा नोट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं 30 सेकेंड वाला ट्राई करूंगा। मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये मोबाइल वाला काम कर जाएगा। नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे कम चाहिए होता है, तो इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। रिमेम्बर इंक्लूजिंग टैक्स। ठीक है, बताना क्या है, सम बताना। इनपुट परचेज किया सर कोलकाता से 50 लाख। परचेस ये कलकत्ता से 50 लाख प्लस 18% जीएसटी। हम लोग कहाँ थे? 20% लाख इन स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का फिर तुमने क्या किससे क्या पूछा? इस बार तुमने सबसे पूछा ही नहीं। स्टॉक से क्या सोचा कि आईटी से मिलना चाहिए या आईटी से नहीं मिलना चाहिए? क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्लास का पहला पॉइंट है कि मैंने 50 लाख का माल खरीदा, उसमें से 20% मेरा स्टॉक है, और इस 50 लाख के माल पे मैंने 18% जीएसटी दिया। तो क्या मेरे को आईटीसी 50 लाख पे मिलना चाहिए कि 40 लाख पे मिलना चाहिए? एज पे यू 40 लाख, 50 लाख 50 पे मिलना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक 40? जब आप मतलब क्लास कर रहे थे तो आप एक पॉइंट बोले थे कि जो प्रोडक्ट खरीद के फिर से होता है तो उस पे ओके, अब यदि आप ऐसा सोचते हो कि जो माल मैंने खरीदा उसको बेचा तो मुझे उस पर आईटीसी मिलेगा, इन दैट केस यू विल हैव टू कीप अ ट्रैक, कौन सा माल आया कौन सा माल बिका। ठीक है, यदि ये ट्रैक आप सोच रहे हो तो एक मेडिकल शॉप सोचो। मेडिकल शॉप में अपने चलते, सपोज अपने भाई की मेडिकल शॉप है, अपने पहुंच गए वहां पे, भाई बोला थोड़ी देर दुकान संभाल ले, हम काउंटर पे खड़े हो गए। फिर एक कस्टमर आया, बोला दादा एक पैरासीटामॉल। हमने पैरासीटामॉल का बॉक्स निकाला, उसमें पैरासीटामॉल के 15 पत्ते हैं, कौन सा वाला पत्ता दूं? मैं भाई को फोन लगाया, अरे भाई इसमें तो 15 है, तो कौन सा पहले आया वो देना है ना, उस हिसाब से अपने आईटीसी ले लिए। बोला निकाल के दे चुप्पी, कौन सा दे कौन सा, कुछ भी दे दे। वो सही बोल रही थी, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो सही बोल रही थी, मैं सही बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा है। इट इज इम्पॉसिबल कि कीप अ ट्रैक कि कौन सा माल आया कौन सा माल गया। ये खाली ईयर एंड में स्टॉक का लफड़ा आता है, आज बाकी माल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हु बॉदर्स कौन सा माल आया कौन सा माल गया। तो स्टॉक पे आईटीसी होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए जैसे ही आपका माल आए आप उसमें पूरे पे आईटीसी ले लीजिए, भले ही वो माल स्टॉक में पड़ा हुआ है तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो कंक्लूजन इज दैट इफ योर गुड्स आर लाइन इन स्टॉक स्टिल यू कैन क्लेम आईटीसी ऑन द इंटायर अमाउंट, यानी इस सब में 50 लाख पे आईटीसी मिल जाए, राइट? तो आपने बताया, अच्छा अपने कहा के वेस्ट बंगाल के? हम भी वेस्ट बंगाल और माल भी वेस्ट बंगाल से लिया, तो भैया मेरे पास 9 लाख की सीजीएसटी और 9 लाख की एसजीएसटी की आईटीसी आ गई। अगला बताइए। Input paid purchase 80 lakh including GST 18% फ्रॉम दिल्ली, तो 80 लाख है क्या? 80 लाख इंटू 18/118 करना मुझे, तो ये मेरे को आईटीसी मिल जाएगा इतना, 12,20,000 समथिंग। 12,20,334 इतना मैंने आईटीसी ले लिया। और बताओ
कौन सा माल खरीदा? मशीनरी परचेज 100 लाख प्लस 18% IGST. आईजीएसटी, तो आईजीएसटी 18 लाख और ले लिया। और बताओ, Sundry materials purchased from local supplier. वो adopted composite scheme, तो उस पर आईटीसी मिलना नहीं है, राइट? बिकॉज ये तुमने कंपोजिट, क्या हुआ, रॉन्ग किया इसमें, नहीं, ये तुमने कंपोजिट स्कीम सप्लायर से लिया, इस पर आईटीसी मिलना नहीं है। सॉरी वापस से बोलना क्या है? Sundry material purchased from local supplier. ओ बस इतना सही दिया, 5 lakh. 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 18%। हाँ, तो इसमें भी आईटीसी देगा। 5 लाख का 18% यानी 90,000, यानी 45,000। चलो ठीक है, और बताओ। Goods sold. Goods sold, how much? 180 lakh. 180 लाख, 30% interstate 70. 30% इंटरेस्ट रेट यानी 54 लाख। सर जो हम लोग पहला वाला किए, जो ये इनपुट ये परचेज किया हम लोग 50 लाख पे 18%, तो 99% सर सीजीएसटी और होगा। 50 लाख का 18%, 9 लाख हो रहा है, तो 4.5 लाख 4.5 लाख लेना चाहिए। दादा आप बोले थे क्या? हाँ, अब वही बोलने से क्या होगा? 4.5 लाख 4.5। अच्छा, अब मैंने जो माल बेचा वो 54 लाख बेचा मैंने इंटर स्टेट, तो 54 लाख पे मुझे निकालना है 18%। कितना है 54 लाख का 18%? 9.7. 9.72, तो ये तो मेरा आईजीएसटी हो गया 9.72। और बाद बाकी मैंने माल बेचा है इंटरेस्ट इंट्रास्टेट, यानी कितना माल बेचा था बताना? 180 लाख का 70%, 126, इसका मुझे 9% निकालना है 11.34 लाख। आईटीसी ले लूं? ये 30 लाख समथिंग हो रहा है, ये आईटीसी 30 लाख समथिंग हो रहा है, राइट? अरे हाँ बोलो, क्या बोलो, ये 30 लाख समथिंग हो रहा है। ओके, तो 30 लाख में से आप 9.72 यहां ले लीजिए, और 11 बाद बाकी कितना बच रहा है? 30,20,339 में से 9,72,000 का हमने आईटीसी एडजस्ट कर दिया। अब बचा 20,48,000, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 10,24,169 यहाँ पे, 10,24,169 यहाँ पे। ठीक है, आपका भी कुछ ऐसे ही आया होगा, यस और नो? नहीं तो तुम्हारा कितना आया? सर आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो अरे आउटपुट तो ये है ही दोस्त, इसमें से आईटीसी माइनस किया ना। लोग का ये इंटरेस्ट रेट जो आपका ये आया ना 12.30, मेरा 14.4 आ रहा है। सॉरी, मेरा और आपका ये 1.8, अच्छा 1.8, 10 लाख का 18%। मशीनरी 10 लाख की 100 100 लाख? लाख 100 लाख की, तो 18 लाख ठीक ही है यार। Yes. सर वो जो आप इनपुट बी वाला जो हम लोग जो इंक्लूडिंग जीएसटी वाला 18% फ्रॉम ये दिल्ली, 12,20,000 आया। उसका तो कम आ रहा है। इनपुट बी परचेज 80 लाख इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूडिंग कितना परसेंट? 18%। 80 लाख इंटू 18/118 किया था, सही नहीं तो आया। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से डिटेल में भी कर दूंगा। 11,34,000 माइनस 10,24,169, तो 1,09,831, 12.20 1,09,831। तो आपका जीएसटी लायबिलिटी आ गया 000, कुछ भी आपको देना नहीं है, बल्कि आपका आईजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड निल, सीजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड $4,95,000 माइनस 109,831, 385,160,
और SGST का ITC कैरी फॉरवर्ड 385,169। एक जन का भी ये आंसर आया क्या? नहीं? Then we'll have to do detailed math. आओ दादा, अब मैं तुम्हारे लिए करता हूं। इससे पहले मैं इन बच्चों को पढ़ा। स्टेटमेंट 1 सम देखिए आप। स्टेटमेंट 1 कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट GST amount IGST, CGST, SGST, इंटर स्टेट सप्लाई। आपका टोटल सेल हुआ 180 लाख का, राइट? उस 180 लाख में से आपकी सेल 30% इंटर स्टेट हुई है, राइट? यानी 54 लाख अपनी इंटर स्टेट सप्लाई है। 54 लाख का 18% 9,72,000 मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई ये हो गया 180 लाख का 70%, इसका 9%, तो ये हो गया 180 इंटू 0.7 इंटू 0.09 11,34,000। ये राइट हुआ क्या? तीनों में से किसी एक का भी रॉन्ग हुआ? ये क्या था? आउटपुट GST लायबिलिटी। क्या मैच हो गया अपने से? मैच हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ITC स्टेटमेंट 2 ITC। अब आपने जो जो माल परचेज किया उसकी डिटेल देखी। अमाउंट IGST, CGST, SGST। पहले बताइए कौन सा माल खरीदा आपने? आपने दिल्ली कैलकाटा से माल खरीदा, तो आप कैलकाटा के माल भी आपने कैलकाटा से लिया, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट परचेज। कितने का माल लिया? 50 लाख। उसमें कुछ माल स्टॉक में रह गया, उसका आप चिंता ही मत करिए। 50 लाख का 9%, 4.5 लाख, 4.5 लाख। फिर बताइए आपने माल कहां से लिया? सर हमने इंटर स्टेट दिल्ली से परचेज किया। परचेज ऑफ इनपुट क्या खरीदा बताइए? सर 120 लाख का माल। कितने का माल खरीदा? 80 लाख का माल। 80 लाख का माल खरीदा और इसमें 18% GST इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो क्या करेंगे? R/100 प्लस R, यानी 18/118। आपने किया था क्या? आपने किया था। आपने किया था क्या? तो आपने क्या किया था? 98 किया था, इसलिए 80 प्लस 18 98 डिवाइडेड बाय 8। ओह नहीं, 80 लाख इंक्लूडिंग GST बोला हुआ है ना। अब तो क्लियर है। ऐसा सम पिछला सम था, सम नंबर 2 सेम था। सम नंबर 2 सेम था। हाँ 80 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, तो ये आ गया 12,20,300। 12 लाख। ओके। इसके अलावा आपने इंटरेस्टेड परचेज किया। क्या चीज? मशीन। इंटरेस्टेड परचेज किया मशीनरी। कितने का? 100 लाख का। इसमें 18% GST, 18 लाख। इसके अलावा आपने सन्ड्री मटेरियल लिया इंट्रा स्टेट लोकल मार्केट से खरीदा। कितने का? 5 लाख का 9%, 45,000। तो आपकी टोटल ITC हो गई 30,20,339 और ये हो गया 4,95,000, 4,95,000। चेक करिए, किसी के मन में डाउट है तो आगे बढ़े।
अब अपने क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 3 बना रहे हैं। स्टेटमेंट 3, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी शुरू करिए। हाँ पहले आप अपनी आउटपुट जीएसटी बताइए। आउटपुट जीएसटी मतलब ये है मेरी आउटपुट जीएसटी 972 अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 972 1130 लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, बताना कितना। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी है ये देखो तुम्हारे सामने 30,20,000 30,20,339। तो पहले ये माँ अपने आप से एडजस्ट कराएगी 972। अब कितना सरप्लस आईटीसी बताओ। 30,20,339 माइनस 972 20,48,339। ये हमने दोनों में इक्वली बांट दिया। 10, 24, 169 एंड 10,24,170 हमने दोनों में बांट दिया। ये देने के बाद अपना आईटीसी ऑफ सीजीएसटी जो है 4,95,000, ये किसको दूं बताओ। आईजीएसटी में तो कोई लायबिलिटी बचा ही नहीं, सीजीएसटी में लायबिलिटी कितना बचा है ये बताओ। सीजीएसटी में लायबिलिटी कितना है, 11,34,000 लायबिलिटी था, उसमें से 10,24,169 आपने पे कर दिया, बचा कितना 109,831। सेम ईयर 109,830, सॉरी आईटीसी ऑफ एसजीएसटी $109,830। आई होप सब क्लियर है। इस तरीके से आपकी जीएसटी लायबिलिटी बच गई। जीएसटी पेबल इन कैश 000। और देखो आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी कितना था ये बताइए। सीजीएसटी का आईटीसी था 495, यूज कितना हुआ 109,831। तो 495 में से 109,831 यूज हुआ, तो बात बाकी क्या होता, बात बाकी क्या रहता है 385,169। सब देखने का अभी हाँ Yes. नहीं फिर से 385,169 385,169 और यहाँ पे बचा कितना 385,170। ये आपका आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो गया। यानी ऐसा भी तो हो ही सकता है ना कि हमारी जीएसटी की लायबिलिटी कम है और हमारी आईटीसी ज्यादा है, तो ऐसे में आईटीसी विल बी कैरी फॉरवर्ड। तुम्हारा नोट क्या हुआ मैडम, वो 40 लाख क्या वापस बोलूं। वो कैलकुलेशन ऑफ Oh, एक्सपोर्ट 20% stop, decision wrong. Otherwise सारे calculation right. Nice. क्या गलत किया। अच्छा वो तुम मुझे 180 लाख का 80 लाख को 98 लाख करके सब बना दिया, साथ में बना रहे थे क्या। नहीं ऐसा नहीं है। तो एक जैसी मिस्टेक है दोनों में। ऑनलाइन में किसी का राइट हुआ, वो ऑनलाइन वाले आए नहीं होंगे, है ना। नहीं यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े।
प्रदीप जी, प्रदीप नाम है, कितना समझ में आया? 0 बेटा 0। तो पहले बोले पैसा वीडियो देख रहा हूँ। आपको लगता है हम लोग पहले 2 क्लास बाकी मारे थे? ऐसा नहीं है, हमने पहले 2 क्लास बहुत मेहनत की थी। फिर भी ट्राई करता हूँ कि 2 घंटे की क्लास में 45 मिनट का आउटपुट तो आपके पास है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा बताओ मेरा फॉर्मेट कैसा है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फॉर्मेट कैसा था? नहीं, ये तो हमने सिखाया था। हमें बताओ लेना कैसा है? जीएसटी आया था साल 2017 में और हमने जीएसटी की क्लास स्टार्ट की थी साल 2017 में। उस समय सीए सिलेबस में जीएसटी लाया नहीं गया था, उन्होंने बोला कि थोड़ा इसको सेट होने दो। उन्होंने 2018 से जीएसटी सिलेबस में डाला। सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी 2018 से जीएसटी सिलेबस में डाला। सीएस फाइनल वालों ने खाली ऐसा कहा कि जुलाई में 2017 में जीएसटी आया है और दिसंबर वाले एग्जाम में उन्होंने बोला जीएसटी विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। जुलाई में आया है और दिसंबर में हाथों हाथ बोल दिया कि जीएसटी पूछेगा। और बेसिकली उसी समय अपॉर्चुनिटी थी और हम 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, हमने 3 जुलाई 2017 जीएसटी को जीएसटी का सेमिनार रखा। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हमने जीएसटी का सेमिनार रखा। इतनी भीड़, लोग दरवाजा खोल के जितना दूर से थोड़ा थोड़ा दिख सकता था वहां तक भीड़, लोग देख रहे थे। ठीक है, ज्यादा तो जीएसटी जानते नहीं थे, लेकिन जितना जानते थे उतना बता रहे थे। जीएसटी की क्लास शुरू करनी थी, जुलाई थी, हमने सितंबर में जीएसटी की क्लास शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि बिना मैट के तो जीएसटी जा नहीं सकता। मैट बनाने का हमारा 1 महीना का बफरिंग था। हमने सितंबर 8 से जीएसटी की क्लास अनाउंस कर दी। जितने भी जीएसटी के जितने भी सीएस दिसंबर वाले थे उनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं था लिटरली, तो सबके सब आ गए। और वैसे भी सीएस फाइनल वालों के पास टैक्स लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, 1-2 ऑप्शन ही उसमें से एक मैं हूं, तो सबके सब आ गए। ऑलमोस्ट पूरा क्राउड फुल होके आ गया। अब जीएसटी पढ़ाना है, जीएसटी में सम सॉल्व करना है, सम सॉल्व करना है और फॉर्मेट तो किताब मार्केट में ही नहीं है कि जिससे आप सम का फॉर्मेट दे दो। तो भैया डिजाइन भी खुद को ही करना है, टोटल योर क्रिएटिविटी। तो भैया ये मैंने उसी समय फॉर्मेट डेवलप किया था और वही फॉर्मेट इतना ऑथेंटिक निकला कि अभी तक हम लोग उसी फॉर्मेट से सम बना रहे हैं। ठीक है, तो सर आप अपनी झाड़ रहे हो? नहीं, मैं अपनी झाड़ नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ ट्रैक पे आ रहा हूं। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर आपके दिमाग में फॉर्मेट आया कैसे? तो मेरे दिमाग में कोई खास बात नहीं है, तो लॉ में ऐसा फॉर्मेट, लॉ में ऐसा फॉर्मेट है, मतलब लॉ में सम्स बना के दिया हुआ था। नहीं, तो फिर आपके दिमाग में फॉर्मेट कैसा है? मैं तुम्हें समझाता हूं। क्लास यहां से शुरू हो रही है तुम्हारी। जीएसटी लॉ जब 2017 में आया तो हमने इसके बहुत मजे लिए, क्योंकि इसमें प्रोविजन था सेक्शन 37। सेक्शन अभी आपको याद नहीं करने, सारे सेक्शन मैं याद करूंगा, भाई साहब पेन मत चलाओ। सेक्शन 37 जिसमें कहा हुआ है कि हर इंसान को, हर जीएसटी के रजिस्टर्ड बंदे को मंथली 3 रिटर्न भरना पड़ेगा। मंथली 3 रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न के नाम थे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। पब्लिक मासूम पब्लिक को क्या पता? जीएसटीआर तारीख की 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख, हर महीने आपको 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख को जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 रेस्पेक्टिवली लगाना पड़ेगा। मैं कौन से समय की बात कर रहा हूं? 2017 में जब जीएसटी लॉ आया उस समय 0 से चल रहा। हमने बहुत मजे लिए। क्यों मजे लिए? क्योंकि उसके पहले जितने भी रिटर्न थे, जितने भी लॉ थे, सर्विस टैक्स वो बोलता है साल में 2 रिटर्न, इनकम टैक्स साल में 1 रिटर्न, वैट साल में 4 रिटर्न, एक्साइज महीने का 1 रिटर्न, साल के 12 रिटर्न। ये पहला ही लॉ ऐसा बना है जिसमें बोला जा रहा साल में 37 रिटर्न, हर महीने 3 रिटर्न, साल के 36 रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न। हम मजे ले लिए। 2 जन मजे ले रहे थे जीएसटी में, एक अपोजिशन
कांग्रेस, तृणमूल, जो बीजेपी के एंटी में है सब वो मजे ले रहे थे, और दूसरे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रोटी सेक रहे थे। हमें लोग बुला लेते अपने सेमिनार के लिए, भाई साहब आप जीएसटी जानते हो, थोड़ा हमारे लोहा एसोसिएशन में आके थोड़ा जीएसटी का सेमिनार ले लीजिए, कपड़ा मार्केट का एसोसिएशन में सेमिनार ले लीजिए, रेस्टोरेंट का एसोसिएशन में सेमिनार ले लीजिए, फर्नीचर का एसोसिएशन में सेमिनार ले लीजिए। हम बैठल के चले जाते, बस में हमारे बाल भी थे भाई तुम बंटन के चले जाते और जाके वहां पे हम अपनी रोटी सेकते। पहले तो जीएसटी का थोड़ा बहुत बता देते, और जीएसटी का थोड़ा बहुत बताने के बाद फिर हम बोलते भैया जीएसटी एक ऐसा लॉ है जो आपकी वर्षों पुरानी मुसीबत से आपको निजात दिलाएगा। क्या वैसा कौन सी निजात? ये ऐसा लॉ है जो आपसे आपकी वाइफ का तलाक करा देगा। अब लोग को और चार्म, लोग और खुश या नाखुश मुझे पता नहीं, लेकिन अब इनका चार्म तो बढ़िया ना। कैसे 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 थोड़ा बताइए। बोले देखिए आपकी वाइफ डिमांड करेगी कि भाई घूमने चलना है, 7 तारीख को वाइफ ने आपको बोला कि भाई घूमने चलना है, आप बोलेंगे रुक जा भाई 10 तारीख को जीएसटी का रिटर्न है वो भरते फिर चलते हैं। 12 तारीख को फिर तक आया घूमने चलने का क्या प्लान था, वो क्या हुआ आपका? आप बोलेंगे भाई 15 तारीख को रिटर्न है चलते हैं। भाई को नहीं समझ आ रहा होना, अच्छा टोपी पहना 10 का 15, अच्छा ठीक है बर्दाश्त कर लिया। 16 को फिर वाइफ ने तगादा मारा, क्या बात भाई? तो बोलते 20 को फिर रिटर्न भरना है। तो भाई बोले फिर आप जीएसटी के साथ ही शादी करिए, हम अपना जा रहे हैं। और हर महीने यही लोचा है, मतलब आप तो सालों सालों नहीं घूमने पाएंगे, तो तलाक होना निश्चित है। लोग बैठ के गाली दे रहे हैं, ये कौन सा लॉ है यार, ये कौन सा तरीका है? क्योंकि लोगों के दिमाग में आईटी रिटर्न, साल में 1 रिटर्न भरना पड़ता है, जान मर जाती है आईटी रिटर्न भरते समय। लोगों के मन में था वैट रिटर्न, क्वार्टरली 1 रिटर्न भरना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, 3 महीने की पूरी डिटेल निकालो भरो, बहुत चाप है। अभी हर महीने रिटर्न, वो भी 3-3 लॉ बनाए कि पागल आदमी है। आप एक बात ध्यान रखना, आप ट्रैक से हटके काम करेंगे तो एक बार पब्लिक अपोज आएगा, और ये ट्रैक से हटके काम था। पब्लिक मेंटली रेडी था कि क्वार्टरली 1 रिटर्न, मैक्सिमम महीने में 1 रिटर्न, ये बोल रहा महीने में 3 रिटर्न। अब तुम बताओ ये मोदी पागल था या अरुण जेटली साहब पागल थे? क्या लगता है पागल थे जो ऐसा लॉ बना दिए? ऑब्वियसली पागल तो नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तो ये बोले लोग पागल है, आप भी पागल हो जाएंगे, हमें काम दे दीजिए हम लोग संभाल लेंगे। सर जीएसटी के वजह से लेकिन शुरुआत में तो महंगाई बढ़ गई थी ना। आऊंगा उसमें भी आऊंगा, अभी तो रिटर्न मिला है। तो जीएसटी 1, 2, 3 3 रिटर्न का हमने बताया कि भैया ये है लॉ है। लोग एकदम डर गए, फोन नंबर लिए, मुद्रा जी आप रिटर्न भरने का कितना लेते हो, क्या करते हो, फलाना ठिकाना, आप संभाल लोगे क्या? ठीक, हमारी रोटी चल पड़ी। अब हम तुमको बताते हैं कि असल में क्या बात थी, असल में कौन पागल था। असल में लिटरली जिसने भी जीएसटी लॉ सोचा, या जिसने भी इंडिया में जीएसटी लॉ इस तरीके से लाने का सोचा, वो वास्तव में कोई दीवाना ही होगा, कोई आम इंसान ऐसा सोच नहीं सकता। क्योंकि जब ये लॉ प्रपोज हुआ तो पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही थी, क्योंकि इंडिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, यहाँ पे कोई लॉ लाना आसान काम नहीं है ना। तो वो देख रही थी, देखिए लोग कैसे लाते, 1.25 साल में लॉ बनाया है, लेट्स सी। और जब इन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे काम ऐसे हो जाएगा, 2 मिनट थोड़ा चाट रहा हूं मुझे पता, तो पब्लिक पूरी वर्ल्ड की कंट्री हंस रही थी हमारे ऊपर, इंडिया वाले पागल ही होते हैं, इनसे कुछ होता नहीं। देखो क्या सपना, देखो इनका सपना देखो क्या था। 2016 में जब ये लॉ बना रहे थे तो इनका सपना देखो क्या था। अरुण जेटली सर देखो क्या ख्वाब सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि पूरा जीएसटी में ऑनलाइन रखूंगा, जीएसटी में पेपर वर्क 0 रहेगा, जीएसटी में जो काम होगा लैपटॉप पे होगा, मोबाइल पे होगा, आईपैड पे होगा, कोई भी काम पेपर पे नहीं होगा। जीएसटी ऑफिसेज हमेशा खाली रहेगी क्योंकि लोग वहां पे आएंगे नहीं। रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन कराओ, रिटर्न भरना है तो ऑनलाइन भरो,
कुछ प्रॉब्लम है तो लेटरबाजी करना है तो ऑनलाइन करो, ई वे बिल बनाना है ऑनलाइन करो, और आपको कुछ कंप्लेन अपील करनी है तब भी ऑनलाइन करो। कुछ भी नहीं, आपको मैनुअल करना ही नहीं है। तो मैं बताऊं, आज तक इनकम टैक्स इसमें से 4 करोड़ एसईसी है, वो आज तक पेपर रिटर्न का एक ऑप्शन देता है। जीएसटी लॉ 2016 में जब बन रहा था तो अरुण जेटली सर सोच रहे थे एक ऐसा इंडिया जिसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा। पूरा इंडिया हंस रहा है, तुम लोग इंडिया वाले हो, अमेरिका वाले नहीं हो, समझे? तुम्हारे गांव में तो इंटरनेट तक नहीं है अभी, आधे यहाँ तो टेलीफोन भी नहीं, इंटरनेट छोड़, और तू बात कर रहे है जीएसटी की। हाँ, ऐसा ऑनलाइन, हाँ पागल है तुम। और ये सुन रहे हैं लेकिन बना वही लोग है। लिटरली लॉ ड्राफ्टेड इन दिस मैनर। अब इनका सपना देखो, अभी ये सपना अभी तुमने देखा नहीं भाई। जस्ट मेरे को तो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसने 2016 में ये इमेजिन किया था वो कितना खतरनाक इंसान होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले किसी कंट्री ने ऐसा लॉ नहीं बनाया था जिसमें 100% ऑनलाइन। अमेरिका जैसे बना भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया जैसी कंट्री तो इम्पॉसिबल। देखो इनका सपना। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड 3 रिटर्न? एक बार ये देखो आप, ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में हर बंदा जीएसटी का एक रिटर्न भरेगा जिसका नाम होगा GSTR-1 10 तारीख को। ये तारीख अब 11th हो गई है, चेंज हो गई। 11th को GSTR-1 भरेगा। दादा कुछ मत लिखो, सुनो ना, आप भरोसा दिखा दो। आउटवर्ड सप्लाई का आपको बताना है कि आपकी कितनी सप्लाई हुई है, मतलब कितना अपना सेल हुआ है। तो सब अपना सेल का डिटेल बता दीजिए। अच्छा, जब सेल का डिटेल बता रहे हो तो ये मत बोलो कि मैंने इस महीने 50 लाख का माल बेचा, ऐसे नहीं, बताओ आपने किस किस को माल बेचा। तो एक एक बायर का नाम लिखो। तो मैंने मुस्कान को माल बेचा, यस। मैंने दिलजीत को माल बेचा, यस। मैंने प्रशांत को माल बेचा, यस। मैंने प्रदीप नवीन, नाम क्या है नवीन? जी सर, नवीन। अच्छा, मैंने नवीन को माल बेचा। तो एक एक का डिटेल डालिए, एक एक। यदि आपके 100 बायर है तो 100 की डिटेल डालिए और अपना GSTR-1 भरिए। बहुत टफ। चलो देखिए क्या होता है। तो इस तरीके से सब आप डिटेल भरेंगे, किसमें? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब हम लोग इसको पोर्टल बोलते हैं। जीएसटी में इसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल। जीएसटी में इसको क्या बोलते हैं? कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल क्यों बोलते हैं, सबका आंसर है, लेकिन अभी अपना एक बार रिटर्न पे कन्फाइंड रहते हैं। तो GSTR-1 में आप अपनी सारी सेल की डिटेल डालेंगे। अच्छा, आपने किसी को माल बेचा है तो ऑब्वियसली सामने वाले के लिए परचेज है, और आप तो बता ही चुके हो कि मैंने मुस्कान को माल बेचा है, मतलब गवर्नमेंट को मुस्कान की परचेज की डिटेल मिल गई है। मैंने तो मुस्कान का नाम लिख के बोला ना कि मैंने मुस्कान को माल बेचा है, तो उनके रिकॉर्ड में तो है कि संजय सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। दैट मीन्स मुस्कान परचेज गुड्स फ्रॉम संजय। यानी यदि सारी सेल की डिटेल लोग ईमानदारी से बता दें तो परचेज की डिटेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यस और नो? यस। उसके बाद आपको परचेज की डिटेल बतानी नहीं है। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। देखो हमारे कैलकुलेशन में स्टेटमेंट 1 हो गया, आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आप बता दीजिए। परचेज की डिटेल आपको नहीं बतानी पड़ेगी, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है किसने किसको माल बेचा। हम आपको एक स्टेटमेंट देंगे जिसका नाम होगा GSTR-2A। हम आपको एक स्टेटमेंट देंगे कि आपने किस किस से माल खरीदा, आप बस उसको कंफर्म कर देना, और जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये हो जाएगा GSTR-2। यानी GSTR-2 आपको भरना है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। एक बार मिलान करना है, मिलान करना मतलब मैच करना है कि हाँ भैया मेरा सारा GSTR-2 एक्यूरेट है। बस आपको यदि सही लगे तो यस मार देना, कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर देना। हो सकता है किसी ने गलती कर दी हो, तो हो सकता है किसी ने GSTR-1 भरते समय गलत नाम लिख दिया या गलत अमाउंट लिख दिया, तो हो सकता है आपका GSTR-2 गलत आ गया हो, तो आप उसको मॉडिफाई करके भर देना। तो 90% तो सही आना है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप उसको रेक्टिफाई करके भर देना। तो ये GSTR-2 भर दिया, यानी ये क्या हो गया? परचेज की डिटेल, यानी स्टेटमेंट 2 भर्ती हो गया।
तो लिटरली जीएसटीआर 2 तो कुछ करना ही नहीं है, खाली देखना है और एक्सेप्ट बटन दबाना है। फिर जीएसटीआर 3 पे डिपार्टमेंट के पास अब आउटवर्ड की भी डिटेल है, इनवर्ड की भी डिटेल है, स्टेटमेंट 1 भी है, स्टेटमेंट 2 भी है, यानी कितना आपका जीएसटी लायबिलिटी है, कितना आईटीसी है वो भी है। तो अब तो खाली मैकेनिकल काम है, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, इतना माइनस होगा, वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही कर देगा। तो जीएसटीआर 3 हम आपको खुद ही बना के दे देंगे, हम आपको बता देंगे आपकी कितनी नेट लायबिलिटी है। तो जीएसटीआर 3 भी पोर्टल बना के देगा, यस। तो मुझे क्या करना है, पे करना है, खाली पेमेंट की डिटेल भर देना, आपकी जीएसटीआर 3 भरने हो जाएगी। पेमेंट की डिटेल तो ऑनलाइन दिन भर परचेज करते हैं तो पेमेंट की डिटेल भरते ही रहते हैं, तो बस वही पेमेंट की डिटेल आप भर देना। जब आप पेमेंट करेंगे तो बैंक का नाम और आपका जो भी नंबर है वो सब डिटेल डाल देना, बस आपका पेमेंट हो जाएगा। तो जीएसटीआर 3 में लिटरली आपको कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट की डिटेल भरनी है। आपको लिटरली सिर्फ जीएसटीआर 1 भरना है मेहनत करके कि मैंने किस चीज को माल बेचा, किस चीज से माल परचेज हुआ, डिपार्टमेंट खुद आपको बताएगा, पोर्टल खुद आपको बताएगा, आपको एक्सेप्ट करना है 1 सेकेंड का। और जीएसटीआर 3 उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें खाली आपको पेमेंट करना, पेमेंट करते समय अपने आप ही डिटेल्स अपलोड हो जाएगी। तो क्या वास्तव में 3 रिटर्न थे क्या? वास्तव में तो एक ही रिटर्न था, जीएसटीआर 1, लेकिन लॉ बोल रहे हैं आपको 3 रिटर्न भरने पड़ेंगे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। तो हम क्यों पब्लिक को सही से बताएं? और यदि कोई पढ़ा लिखा पब्लिक में बैठ भी जाता प्रशांत जैसा, हाँ वो तो अपने आप आएगा, तुम क्या बोल रहे हैं, तो फिर हम अपोजिशन पार्टी की तरह बोलना शुरू कर देते, कांग्रेस की तरह। और फिर तुम्हारे यहाँ अपने आप सही सही डिटेल आएगा, तुम पागल, वो तुमको बना रहा है, तुम बन रहे हैं। तुम ही सोचना, क्या सारे लोग सही सही डिटेल डालेंगे? इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न कितने भरते हैं? 4 करोड़। तो तुम्हें क्या लगता है जीएसटी में 140 करोड़ लोग रिटर्न भर देंगे? हाँ, तुमने माल बेचा है फलाना, तो तुमने माल खरीदा फलाना से फलाना से फलाना से फलाना से, तुमको क्या लगता है सभी फलाना एक साथ रिटर्न भर देगा समय पे, वो भी सही सही? अबे इंडिया में है, इंडिया की तरह बात कर। तो उस प्रधान का बात तो सही बोला, चुप हो जाते हैं। और ये यहां से बैठ के सपना देख रहा है कि पूरा इंडिया ऑनलाइन रिटर्न भरेगा, पूरा इंडिया समय पे रिटर्न भरेगा, पूरा इंडिया सही रिटर्न भरेगा। कैसे? 140 करोड़ की पॉपुलेशन यार, उनके ऑस्ट्रेलिया नहीं है 2-3 करोड़ लोग, इतना बड़ा इंडिया कैसे सही रिटर्न भरेगा? आधे लोग तो एजुकेटेड नहीं है, आधे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आधी जगह तो इंटरनेट नहीं है। तुम बताओ क्या ये वास्तव में डे ड्रीम नहीं था क्या? लेकिन ये यही लॉ लेके चले, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, देखे क्या तमाशा होता। मोदी का सरकार लेना ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके से लॉ आया और हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे ये लॉ ऐसे कैसे बोल रहा है, ये तो होना ही नहीं है। लॉ पे तो आपकी कॉमन सेंस के साथ पढ़ते हैं, तो इम्पॉसिबल है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? ठीक है, बात आगे बढ़ी। लॉ तो हमने पढ़ लिया था, वी वर वेटिंग फॉर 2017। देखो क्या होता है, 1/7 2017 जीएसटी आ गया, ठीक है, और पोर्टल आ गया। पोर्टल में जीएसटीआर 1 भरने का ऑप्शन आ गया। हमने जीएसटीआर 1 में अपनी सारी सेल की डिटेल डाल दी, जैसा कानून ने बताया हमने डाल दी। वी वर वेटिंग फॉर जीएसटीआर 2A, और जीएसटीआर 2A उनका रेडी नहीं था। हमने बोला देखा तुम लोग, देखा प्रशांत, तुम तो बोला था देखेगा, क्या हुआ? अब भी कभी नहीं होगा, ये सब लॉ चेंज होगा, ये सब मूर्ख लोग हैं, पागल है। ठीक है, अब देश के पास समस्या थी कि लॉ में बोला 1, 2, 3 भरना है और 2A का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 कहां से भरे? लिटरली 2A नहीं था तो 2 नहीं था, 2 नहीं था तो 3 भी नहीं था। लिटरली जीएसटी पूरा केओस। तब एक नोटिफिकेशन आया कि अभी जीएसटीआर 1 के बाद अब जीएसटीआर 3 भी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? जीएसटीआर 3। हमने बोला भैया अब ये क्या नया लफड़ा है? बोला इसमें आप अपनी आईटीसी की डिटेल अपने हिसाब से भर दीजिए। हम बोला क्यों भैया, तुम बताने वाले थे परचेज की डिटेल। तो बोला भाई साहब माफ करो, आप खुद ही बता दो।
मतलब क्या इसमें भी एक एक पार्टी वाइज बताना है? बोला नहीं, इसमें पार्टी वाइज नहीं बताना, आप टोटल बता। ठीक है, पक्का बता दे। तो हमने जीएसटीआर 1 से हमारी आउटपुट लायबिलिटी आई, जीएसटीआर 3 भी अब हमें भरना था, जिसमें आईटीसी हमें खुद को बतानी थी, और नेट टैक्स पे करना था। दोनों में मतलब 3 रिटर्न की जगह 2 रिटर्न हो। कहानी समझ में आ रही है? पिक्चर क्लियर? और इस तरीके से जीएसटीआर 3 भी आया, जिसमें आपको आईटीसी अपने मन से बतानी है और टैक्स पे करना है। दुनिया चलती गई, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इंडिया पे हंस रहा है। क्या क्या बोला था, देख क्या। करीबन करीबन 8 से 12 महीने के बाद जीएसटीआर 2A पिक्चर में आया। अच्छा, जीएसटीआर 2A के ऊपर पीछे लाते हैं, वापस से फ्लैशबैक में जाते हैं। जब जीएसटीआर 3B में आईटीसी बताना था, तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक हमारे जैसे ईमानदार और कुछ प्रशांत जैसे। समझ ले? तो हमने तो अपनी ईमानदारी से जितनी जितनी लायबिलिटी होती है बता दी। प्रशांत भाई साहब को लगा इनको तो कभी जीवन में मालूम ही नहीं पड़ना है, तो इसकी आईटीसी बनती है 4 लाख, इसने भर दिया 5 लाख। ऐसे तो लोग होंगे। तो ऐसे भी होते ना कि इससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आईटीसी कंफ्यूजन है, अबे ले लेना, काम बना ले ले आईटीसी। तो कुछ लोग ज्यादा आईटीसी क्लेम करने लगते हैं, और कुछ लोग अपने हिसाब से सही सही आईटीसी ले रहे थे। ऐसे करीबन 8-12 महीने बीते। फिर अचानक पोर्टल पे आया जीएसटीआर 2A, करीबन साल भर के करीब 2A आया। सब स्टंट, अबे हो गया, देखिए क्या है सब। अच्छा, बैक डेट्स आया, आपने जो रिटर्न भरा था शुरू से आया। अब जब जीएसटीआर 2A आया तो सबकी आंखें फटी गई। पूछो क्यों? क्योंकि 2 तरह के लोग थे, हमारे जैसे और प्रशांत जैसे। हमारे जैसे लोगों की आंखें इसलिए फटी रह गई क्योंकि हमने आईटीसी क्लेम किया था 4 लाख, और जीएसटीआर 2A बता रहा था आपका आईटीसी है 4,15,000। क्योंकि अकाउंटेंट जो भूल करता है वो पोर्टल भूल नहीं किया, और हम कई बार छोटे छोटे सामान लेते जिसका बिल का ध्यान ही नहीं देते। जैसे आज एक वाटर बॉटल खरीदी, तो इसमें कौन ध्यान दे रहा है? लेकिन वो सारे पोर्टल की ध्यान, वो तो आपका परचेज होते डिटेल डाल रहा है। आज एक कैलकुलेटर खरीदा 150 रुपए का, कौन ध्यान रखेगा? लेकिन पोर्टल सबका ध्यान रखा है। आपने जो परचेज किया वो सेलर डिटेल बता। मैंने मुंद्रा को माल बेचा, मुंद्रा का डिटेल में आईटीसी आ रहा है। तो जब छोटी छोटी हम परचेज करते थे, हम उसका आईटीसी नहीं ले रहे थे, इग्नोरेंट थे हम। लेकिन पोर्टल ने एक एक डिटेल डाली विद जबरदस्त एक्यूरेसी। तो हम बोले यार, तो धन्य हो गया, हम 14,000 का और आईटीसी नहीं गया। प्रसाद चढ़ाए घर में, वाह 14,000 का फायदा हुआ। 14,000 एक महीने का, हर महीने का सोच लो कितना फायदा हुआ। हम लोग बहुत खुश है, वाह वाह वाह। और वो प्रशांत जैसे लोग जो 5 लाख क्लेम कर रहे थे, उनका आया 4 लाख, 4,15,000, ये सब आया। अब इनकी एकदम बैंड बज गई, यार अब क्या करें? आईटीसी रिवर्ट करो, ऑप्शन नहीं है, अपनी लायबिलिटी और पे करो। इन लोग से लायबिलिटी और रिकवर कराया गया विद इंटरेस्ट। तुम्हारे मन में अभी भी डाउट है सर, ये सारी बात आप जो बता रहे हो ना, झूठ बता रहे हो। बताओ ना, इंडिया में सारे लोग एक साथ रिटर्न कैसे भरते हैं? माना जीएसटीआर 2A सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना होगा, लेकिन सारे लोग रिटर्न कैसे भरते हैं? हाँ, तो सारे लोग रिटर्न कहाँ भरे? अब सपोज मैंने माल परचेज किया था, पिक्चर क्लियर? अभी तक पिक्चर एकदम क्लियर। स्माइल देकर पढ़ना बहुत जरूरी है, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा खुश होकर पढ़ो। मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं खुश होकर पढ़ा, दैट इज आई लुक गुड। ठीक लगता हूँ, बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं खुश होकर पढ़ता हूँ। आप भी खुश होकर पढ़ो। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली मन में बहुत क्वेश्चन है कि सपोज मैंने 10 लोग से बात की, तो क्या 10 के 10 लोग रिटर्न भर देंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो मैंने जब अपना जीएसटीआर 2A देखा, तो मैंने देखा यार 8 लोग के नाम है, 2 लोग के नाम नहीं है। मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट में मेल किया कि मेरे 2 जन के नाम नहीं है, आपका जीएसटीआर 2A रॉन्ग है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से रिवर्ट मेल आ गया, ऑटोमेटिक मेल, कि आप अपने सप्लायर से बात करिए, वी आर एक्यूरेट। ऐसे थोड़ी चलेगा, सप्लायर से क्यों बात करें? आप भी भेजो जीएसटीआर 2A, आपकी जिम्मेवारी है। जीएसटी डिपार्टमेंट एडमेंट, जो बोल रहे वही करिए, आप अपने सप्लायर से बात करिए। तो हमने सप्लायर को फोन लगाया,
अरे अनिल तूने रिटर्न भरा था क्या मेरा? अरे भैया हमारा अकाउंटेंट गाँव चला गया तो हम नहीं भर पाए ना, तो अगले महीने लगा देंगे। बोला, यार लगा देना, ऐसे क्या कर रहा है? उसका फोन रख दिया, उसका तो फोन रख दिया, लेकिन हम जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ गए। यार हमने अनिल से माल खरीदा, ये देखिए बिल, ये देखिए बिल, हमने माल अनिल से खरीदा है, बिल है ना हमारे पास, तो आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? और डिपार्टमेंट बोल रहा है सुनो, आईटीसी तभी मिलेगा जब तुम्हारा अनिल रिटर्न भरेगा। तो हम बोले अनिल रिटर्न भरा नहीं भरा वो आप जानो, अनिल जाने, मेरे पास बिल है तो मेरे को तो रिटर्न में आईटीसी मिलना चाहिए ना। मैंने परचेज किया है, परचेज का बिल है मेरे पास, इस पे जीएसटी लिखा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है मैंने अनिल से माल लिया है, तो आप मेरे को आईटीसी दीजिए। डिपार्टमेंट एडमेंट, आईटीसी तभी मिलेगा जब अनिल रिटर्न भरेगा, लॉ में लिखा हुआ है। जब तक वो रिटर्न नहीं भरेगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हम बोले ये कौन सा लॉ आ गया? क्योंकि इसके पहले वैट लॉ था, एक्साइज लॉ था, उसमें भी आईटीसी था, लेकिन उसमें ये रिजिडिटी नहीं थी, आपके पास बिल आप अपना आईटीसी क्लेम करें। अब ये नया लॉ आया, बोलता है आपको आईटीसी तभी मिलेगी जब सामने वाला रिटर्न भरेगा। तो हम डिपार्टमेंट से तो माथा पटक पटक के थक गए। इस बार जब हमने अनिल को फोन मिलाया तो हमारे सुर बदले हुए थे। अनिल है क्या? अनिल तूने यार बोला था मेरा अकाउंटिंग बाहर गया हुआ है, रिटर्न नहीं भरा, अब आया भी नहीं आया वो? भैया आ जाएगा। अरे सुन 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 अनिल, तुम पहले सुन, आ जाएगा बोलने से नहीं होगा। तेरा जब तक रिटर्न नहीं जाएगा तब तक मेरा आईटीसी रुका हुआ है। तेरे से मैंने 20 लाख का मान लिया है, आईटीसी समझता कितना है? 3,60,000 है, मेरा 3,60,000 का आईटीसी मरा हुआ है। सुन अनिल भाई, तुम मजाक में मत ले, हम तुमको बोल रहे हैं यदि मेरा रिटर्न भरना नहीं हुआ ना तो अगला ऑर्डर तुम भगवान से लेना। अनिल का पेमेंट रोक दे, तो अनिल का पेमेंट रुकवा दिया, अनिल का नेक्स्ट ऑर्डर रुकवा दिया। अनिल अपने अकाउंटेंट को देख 25 रिटर्न कर, ऑर्डर नहीं आ रहा, माल नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा है। अनिल ने मारा अपने अकाउंटेंट को, रिटर्न भरवाया दौड़ा दौड़ा के अपने सारे स्टाफ। अनिल का रिटर्न लग गया, मेरे में आईटीसी आ गया। अनिल भाई आईटीसी आ गया, ओके। अब ये 1 महीना तक 1.5 महीना तक केवल सत्तारा पार्टी से बीच में मिल पाती, लेकिन अब अनिल को समझ में आ गया अगला ऑर्डर तभी मिलेगा, पेमेंट तभी मिलेगा जब रिटर्न रहेगा। और रही बात हमारी, हमने तो अपने सारे सप्लायर को चुन चुन के मेल किया, देख बॉस पेमेंट महीने भर बाद ही मिलेगा, पहले तक रिटर्न लगने दे, फिर तो पेमेंट लो। तुम लोग रिटर्न नहीं लगाओगे, मेरा आईटीसी मरेगा। यहाँ पे बिजनेस करने बैठे कि क्या करने बैठे? ये तुमको फोन करेगा कि अपना धंधा करेगा? देखते ही देखते लोगों ने लोगों को सुधार दिया, पूरा इंडिया एट ए टाइम सुधार दिया। क्योंकि कौन किसको सुधार रहा है? गवर्नमेंट सुधारने से नहीं सुधरेगा। लोगों ने बोले मैं तेरे को ऑर्डर ही नहीं दूंगा, मैं तेरे को पेमेंट रोक दूंगा, तो बता दुनिया का कौन अनिल है जो अब रिटर्न नहीं भरेगा? सारे अनिल को सुधरना पड़ा, सब अपना रिटर्न लगाए, सबका रिटर्न आना शुरू हो गया, जीएसटी आरटीओ में एंट्री आनी शुरू हो गई। 6-8 महीने के अंदर सब कुछ सेटल्ड। अब जिनको कंप्यूटर नहीं आता ना वो कंप्यूटर चुपचाप सीख रहे हैं। जहां इंटरनेट नहीं वहां पे सरकार मेहनत कर रही थी इंटरनेट लगाने की, जियो ने मेहनत किया इंटरनेट लाने का, जबरदस्त इंटरनेट का व्यापार हुआ, रिलायंस ने बहुत पैसे कमाए और गांव गांव में इंटरनेट भी लग गया, लैपटॉप भी लग गया, कंप्यूटर भी आ गया और पूरा देश साल भर के अंदर, साल भर तो जबरदस्त हुआ, साल भर के अंदर सब रिटर्न भरना शुरू। आज की डेट में जीएसटी आरटीओ एकदम सही है। अब सरकार को है कॉन्फिडेंस, जीएसटी आरटीओ जबरदस्त चल रहा है। सरकार ने अब वो मोडिफिकेशन का ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सरकार ने बोला मेरा जीएसटी आरटीओ सही आता है, आप क्यों मॉडिफाई करिए? आप मैक्सिमम 20% से ज्यादा और नहीं क्लेम कर सकते। मतलब यदि मेरा जीएसटी आरटीओ बोल रहा है आपका आईटीसी 4 लाख, तो आप 4,80,000 से बेसी क्लेम नहीं कर सकते। अरे मेरे पास बिल है सब ठीक है, उससे बेसी क्लेम नहीं करने देंगे। तो मॉडिफाई का ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया। समझे ना? मॉडिफाई रिस्ट्रिक्शन जीएसटी आरटीओ में सपोज कुछ आ रहा है वो गड़बड़ है तो आप उसको सही करके अपना आईटीसी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा वाला ऑप्शन था 20%। फिर 20% को 10% किया, 10% को 5% किया। आज की डेट में नियम यह है कि जितना जीएसटी आरटीओ में है उतना ही आईटीसी मिलेगा, 0% मॉडिफिकेशन।
आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं क्लेम कर सकते। अब यदि आपका सप्लायर ने गलत डेटा डाला है या आपका बिल नहीं डाला है, आप अपने सप्लायर को चेंज करिए, उसको बोलिए वो रिटर्न रेक्टिफाई करेगा, आपका जीएसटीआर 2A सही हो जाएगा। आप उसको सही पॉइंट नहीं कर सकते। पूरा देश साल भर के उसके बाद अपने आप स्ट्रीमलाइन पे आ गया। एक ये पूरा जीएसटीआर 2A की दुनिया चल रही थी, तो जो उनका इमेजिनेशन था कि पूरे देश को कंट्रोल पे ले लेंगे, वो वास्तव में कंट्रोल पे आ गया। आज की डेट में जीएसटीआर 2A सुपर डुपर सक्सेसफुल है। लेकिन उधर हमारा वो पासा फेंका हुआ साल में 36 रिटर्न, 37 रिटर्न, आपकी बीवी से आपने तलाक कराने का, ये लॉ है कि क्या है, गब्बर सिंह टैक्स है, वो अपना काम कर रहा था। तो पब्लिक बाउंस कर रहा था सड़क पर उतर के, रिटर्न चौल पे ना हो बे ना, उधर आंदोलन चल रहा था। सरकार को भी डर लगा कि हमारा जीएसटीआर 1 और 3B से काम चल रहा है। 1 हम बता दे रहे हैं, 1 को पब्लिक बता दे रहा है, 2 हम बता दे रहे हैं, मॉडिफाई करना नहीं है, तो आईटीसी उतना ही मिल रहा है। तो 1 से आउटपुट लायबिलिटी और 2A से आईटीसी मिल गया, कॉपी पेस्ट करके अपना जीएसटीआर 3B बना के भर दो। तो सरकार ने 2 और 3 को एबोलिश कर दिया। अब हमारे देश में नया जीएसटी रिटर्न का ये नियम है कि आप 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरेंगे और 20 तारीख को जीएसटीआर 3B भरेंगे, बस 2 रिटर्न। तो जो 36 रिटर्न 37 रिटर्न का आंदोलन था, वो भी थोड़ा दबा और सरकार का इससे काम चलने लग गया। तो 2 और 3 लॉ से ही अब हटा दिया गया। तो देयर इज नथिंग लाइक जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 राइट नाउ। तो अब जीएसटी में कितने रिटर्न है? 2 रिटर्न, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3। यहां तक क्लियर? एक 11 तारीख को, 20 तारीख को। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपनी आउटवर्ड सप्लाई इनवॉइस पार्टी वाइज, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? आईपीसी का डिटेल अपलोड हो जाता है, वहां से कॉपी पेस्ट मारते हैं, यहाँ से आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आ जाती है, कॉपी पेस्ट मारते हैं, अपने आप ही वो एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। दोनों डिटेल भर दो, वो स्टेटमेंट अपने आप ही एडजस्ट कर देता है, नेट लायबिलिटी बता देता है, नेट लायबिलिटी आप पे करके पेमेंट की डिटेल भर दो। पूरा देश, पूरे देश में इंटरनेट आ गया। पूरे देश से जो अनपढ़ गंवार जिनको कंप्यूटर नहीं आता था, वो या तो सीख लिए या फिर कोई ना कोई जुगाड़ रख लिए, जो जीएसटी रिटर्न उनका भर देता है। आज की डेट में कोई इशू नहीं है। आज की डेट में जो जीएसटी लॉ है, वो यदि भी तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी आंखें आश्चर्यचकित हो जाएगी। बहुत एडवांस है, ये ऑलरेडी एडवांस था, अब तो और एडवांस है। अब उन्होंने क्या सोचा, वो 5वीं क्लास में बताऊंगा, 6ठी क्लास में। यहां तक क्लियर, यहां तक डाइजेस्ट हुआ। मैसेज, द मैसेज, यदि आप कुछ देश के लिए अच्छा सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। यदि आप अपने थॉट प्रोसेस पे क्लियर हो तो लगे रहो, अपने आप नहीं सुधर जाए। तो कभी भी कोई अच्छा काम करूंगा तो ये मत सोचना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक बार अपना प्रोसेस क्लियर रखना कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। यदि तुम्हारा प्रोसेस उनको क्लियर है ना, तो लोग जुड़ते जाएंगे अपने आप। इनके दिमाग में एक प्रोसेस क्लियर था कि हम एडामेंट रहेंगे, जो जिसको पब्लिक से पब्लिक बात करो, हमसे बात करेंगे तो अपने पागल हो जाएंगे। पब्लिक ने पब्लिक से बात की और एक दूसरे को सुना गए। जितने भी ये लोग जो थे ना, जो ये प्ली देते थे ना, हमें कंप्यूटर चाहिए ना, हमें এটা করতে পারবো না, तो गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं बोला। ऐसे लोगों को उनके बायर ने बोल दिया, भाई हम आपसे माल नहीं ले पाए। खत्म। अपने आप ही बेचारा कंप्यूटर लाया है, 3 महीना ताबड़तोड़ बटन बटन दबाया है और सीख लिया है, या जुगाड़ बैठा लिया है। प्ली नहीं चला अभी है, हमको अभी जानी ना। हाँ, ऑनलाइन में किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। इसको अपने कॉपी में थोड़ा सा 3-4 लाइन लिख ले, बहुत देर से तड़प रहा है, लिखाएगा कि नहीं लिखा है। हम इतना मेहनत करके रुक के आया है और कुछ नहीं लिखने दे। टाइटल देना रिटर्न।
21 नहीं, पॉइंट नंबर 23 आप भूल रहे हैं। 20 तो मैंने पहली क्लास में लिखा था। 28 सॉरी हाँ 28 यहाँ 28 in GST law, comma, every registered person need to file monthly 2 returns. GSTR 1 outward supply, statement on 11th of next month, GSTR 3B, इसको लिटरली GST रिटर्न बोलते हैं, on 20th of next month. इतनी कहानी बताई, इतनी मैं कॉपी में उतना ही लिखाता हूँ जितना एकेडमिक है, जितना तुम्हारे काम का है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको तुम कभी नहीं बोलोगे GSTR 1 क्या है, GSTR 3B क्या है। पॉइंट नंबर 29, and auto generated statement GSTR 2A is fetched by common portal, providing details of ITC, providing details of ITC, point number 13, a person can claim ITC maximum up to 20%। है क्या 20%? अच्छा अरे तो कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिमम अप टू अमाउंट स्पेसिफाइड इन GSTR 2, इससे बेसी आप क्लेम कर ही नहीं सकते। यदि GSTR 2 बता रहा है आपका ITC 4 लाख है, तो आप 3 लाख क्लेम कर सकते हो, 280 क्लेम कर सकते हो, 350 क्लेम कर सकते हो, 4 लाख से ज्यादा क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 4 लाख। ध्यान रखना ये इंट्रो चल रहा है, जब GST रिटर्न चल रहेगा तब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंट्रो में जितना आपको पता होना चाहिए बस उतना ही बता रहे हैं। हाँ दादा आपका मन खुश हो गया, ये 3-4 बातें आपको समझ में आ गई, लिख लिया आपने, कुछ और लिखने का मन में है? तुम खोल के बोलो दादा हमको ये भी लिखा दीजिए, आप लिखा देगा। 31 सॉरी इनकम टैक्स भी आता है। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बोलता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर। हाँ तो इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है। ये डर रहा है कि यार इनकम टैक्स भी यही पढ़ाएगा क्या? नहीं तभी दूसरा पढ़ाएंगे। नहीं दोस्त, हम लोग टैक्स दोनों हम ही पढ़ाएंगे, DT IDT दोनों। और मैं तुम्हें बता दूं मेरा इनकम टैक्स GST से भी बेहतर है, लेकिन मैं इनकम टैक्स बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, GST तो 2017 से पढ़ा रहा हूँ, बस क्या ही कर सकते हैं। तो भैया ये अपना हो गया GST रिटर्न की थोड़ी छोटी बातें। आज हमने GST रिटर्न की एलिमेंट्री आइडिया ले ली। तो समय समाप्ति घोषणा होती थी, मोदी वाला कांड लाना है। अरे मोदी वाला कांड लाना है ना, हाँ वो तो हम टैक्स तो फिर अपने एक बार इसको यहीं पे पॉज करते, फिर अपने आते मोदी वाले काम में। ठीक है पानी ले जाते ला 30 सेकंड का ब्रेक है, फटाफट उठ जाए।
नहीं, ये पानी ठंडा है ना। अब मोदी की बातें शुरू हो रही है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोदी जी जब स्टेट में थे ना तो बोल रहे थे हम जीएसटी लाने नहीं देंगे, और जब सेंट्रल पाया तो बोलते मेरे 56 इंच का छाती है, मैं जीएसटी लाऊंगा तो वो कौन रोकता है। हमें समझ में नहीं आया इंसान ऐसे डुअल बातें कैसे कर रहा है। उनसे पूछा लोगों ने आप ऐसे कैसे बोल, तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, वो भी बाद में बता दूंगा। लेकिन पहले मनसा क्या है पहले वो तो समझे कि भाई ऐसा हुआ कैसे। तो पहला आंसर देने वाला हूं। जब मैंने इस एपिसोड को इस तरीके से प्रेजेंट किया तो एक लड़का बोला कि सर आप मोदी जी को बीच में से मत लाइए, होगा भक्त वक्त, बोला आप खाली एकेडमिक रहिए सर, ऐसे मोदी जी आप सरकार किसी का नाम क्यों ले। तो मैंने बोला देख दोस्त, मुझे इसमें इसको रोमांचक बनाने के लिए इसलिए मैंने मोदी जी को यूज किया यहाँ पे, लेकिन लिटरली अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत काम की बात है। मुझे पता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मोदी का कैरेक्टर क्या है, देखा जाएगा, सबको पता है, सब इंसान थोड़े अच्छे होते हैं थोड़े बुरे होते हैं। तो मोदी जी का कैरेक्टर एनालिसिस नहीं है, ये तो सब टाइटल है। असल में एनालिसिस है कि जीएसटी आने से सेंट्रल को फायदा हुआ कि स्टेट को फायदा हुआ। इसमें एनालिसिस है कि जीएसटी आने से कंज्यूमर को फायदा हुआ कि नहीं। इसमें एनालिसिस है जीएसटी आने से दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसमें एनालिसिस है कि जीएसटी एज अ होल देश के लिए फायदे की चीज है, पॉपुलेशन के लिए फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है। और इसमें खाली ये बातें नहीं है, वो तुम एक बार बोल हाँ फायदे की चीज है, यहाँ पे क्वांटिफिकेशन है कि कितना फायदा। इसमें तुम्हें यह मालूम पड़ेगा कि स्टेट को कितना नुकसान हो रहा था जिसलिए कॉम्पेंसेशन का दरकार पड़ा। ये सब कैलकुलेशन के साथ परसेंटेज के साथ मैं तुम्हें बता पाऊंगा, तो तुम समझ रहे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है 40 मिनट चला जाए, हो सकता है 45 मिनट चला जाए। तुम ध्यान रखना ये खाली किसी मोदी फोदी की चर्चा नहीं है, वो तो इसका पैटर्न प्रेजेंटेशन है। ओके 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 ओके। तो हम लोग लेके आते मोदी का कैरेक्टर, टाइटल देते मोदी का कैरेक्टर। जिसको तकलीफ हो रही है वही तो यार अपने तो ऐसे लाइन है ना जिससे टॉपिक हमेशा दिमाग में रहे। मोदी का कैरेक्टर या जीएसटी को आपको क्वांटिफिकेशन के साथ समझना है तो एक बार आपको पुराना लॉ को हल्का सा लेके चलना है। जीएसटी आने से पहले देश में ब्रॉडली 2 लॉ थे। एक बार सर्विस टैक्स को भूल भी जाऊं तो एक्साइज पे लगता था मैन्युफैक्चरर, एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और वैट लगता था जब आप माल बेचते थे यानी सेल के ऊपर। एक्साइज से एडजस्ट होता, यानी एक्साइज में भी आईटीसी मिलती थी, लेकिन एक्साइज की आईटीसी एक्साइज से एडजस्ट होती है, और वैट की आईटीसी वैट से एडजस्ट होती है। और एक्साइज और वैट का आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता। वो तो ऑब्वियसली बात है, एक्साइज सेंट्रल लॉ है और वैट स्टेट लॉ है, तो सेंट्रल टैक्स का पैसा स्टेट टैक्स के साथ कैसे एडजस्ट हो जाए। आज भी नहीं होता। आज भी क्या सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट होता है क्या? या एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होता है नहीं? क्या दिल्ली जीएसटी मुंबई जीएसटी से एडजस्ट होता है क्या? नहीं नहीं। तो फाइनली एक्साइज वैट से एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, एक बार चीजें सिंपल रखने के लिए अपने ऐसे ले लेते हैं कि एक्साइज का रेट था 10%, सपोज वैट का रेट था 10%, और इसको हटा के नया लॉ बनाया गया, सीजीएसटी एसजीएसटी लाया गया, और इसका भी रेट है 10%। 10%। एक बार अपने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे रख लेते हैं, दोनों डेटा पैरिटी पे रहेंगे तब तो समझ में आएगा ना क्या फायदा क्या नुकसान। ओके, अब सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका दाम है 100 रुपए। मैन्युफैक्चरर इसको 100 रुपए में बेचता है होलसेलर को, होलसेलर इसको बेचता है 150 में रिटेलर को, और रिटेलर इसको कंज्यूमर को बेचता है 150 में। एक बार वही डेटा रख लेते हैं। अब इस पूरे चैनल को हम लोग एनालाइज करेंगे ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। ये जो भी प्राइस है एक्सक्लूडिंग टैक्स है,
इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देते, चेंज करते थोड़ा। इसको ऐसे लेते हैं। मैन्युफैक्चरर इसको बेचता है होलसेलर को 100 रुपए में। होलसेलर अपना 40% मार्जिन रखता है और बेच देता है किसको? रिटेलर। और रिटेलर इस पे अपनी 100% मार्जिन रखता है और बेच देता है किसको? कंज्यूमर। ये क्या है? मार्जिन। ये क्या है? मार्जिन। अब मैं इसको पैरेलली चलाऊंगा ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। रेडी? थोड़ी मदद करना मेरे को कैलकुलेशन में, कहा सके कैलकुलेटर में। मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है। रेडी? हम लोग चल रहे हैं अभी ब्लू वाले में। ब्लू वाला है ओल्ड लॉ। तो ओल्ड लॉ में क्या हुआ? जब मैन्युफैक्चरर ने माल होलसेलर को बेचा तो उसने प्राइस लगाया 100 रुपए। इस 100% ऊपर उसने एक्साइज लगाया। एक्साइज लगाया। कितनी एक्साइज लगाई? 10%। एक्साइज सेंट्रल, अरे दादा फोन नहीं चलेगा। एक्साइज बताओ, सेंट्रल टैक्स है कि स्टेट टैक्स? सेंट्रल टैक्स। आप बहुत बड़ी चीज सीखने चाह रहे हो, अलग बात है कि आप ऐसे ही बैठ के सीख रहे हो, ज्यादा आपने मेहनत भी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि चीज कमजोर है, चीज तो बहुत जबरदस्त है, तो पूरे शिद्दत से सीखो। तो एक्साइज इसका सेंट्रल टैक्स आगे कितना? 110। अब इस पे लगा वैट। पुराने जमाने में क्या था कि जब वैट लगता था तो एक्साइज का पैसा जोड़ के मार देते। यानी जब वैट लगेगा 10% तो 10% 100 पे नहीं, 110 पे। इसको बोलते हैं टैक्स कास्केडिंग। और ये पहले था टैक्स पे टैक्स। 11 रुपए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 121 रुपए में प्रोडक्ट बाहर निकला। सेंट्रल गवर्नमेंट राजी उनको एक्साइज का पैसा मिल गया 10 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट राज्य उनको वैट का पैसा मिल गया 11 रुपया। कहानी चले जा रही है, दोनों गवर्नमेंट अपनी जगह। अब होलसेलर ने इसको रिटेलर को बेचना है। अब होलसेलर प्राइस इतना रहेगा, 40% मार्जिन रखे। तो होलसेलर का पहले कॉस्ट बताओ, वेट करते भी। हाँ, तो होलसेलर को ये बिल मिला। अच्छा, होलसेलर जब माल बेचेगा तो वो वैट लगाएगा कि एक्साइज लगाएगा? होलसेलर जब माल बेचेगा तो आपको पता है होलसेलर तो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो तो ट्रेडर है, तो वो तो खाली वैट लगाएगा। एक्साइज तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर लगाते हैं, तो होलसेलर से क्या लगाएगा? वैट। तो जब उसको वैट ही लगाना है तो सिर्फ वो वैट का ही आईटीसी ले पाएगा। एक्साइज से आईटीसी लेके करेगा क्या? आईटीसी मतलब क्या? इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। तो इनपुट एक्साइज आउटपुट एक्साइज से एडजस्ट हो जाएगी। परंतु मेरे को तो आउटपुट पे एक्साइज देना ही नहीं है। तो जब मेरे को आउटपुट पे एक्साइज देना ही नहीं है तो मैं इनपुट का आईटीसी लेके करूं क्या? ये बात समझ आई? हाँ, तो फाइनली ये एक्साइज का आईटीसी लेते नहीं थे, क्योंकि एक्साइज का आईटीसी लेके करेंगे क्या? और ये सिर्फ वैट का आईटीसी देते थे। यानी ये इनके लिए हो गया आईटीसी और ये इनके लिए हो गया नो आईटीसी। नो आईटीसी मतलब इसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मेरा खर्चा हो गया, राइट? तो फाइनली ये अपना कॉस्ट बोलते भैया हमारा कॉस्ट पड़ा 110 रुपया, क्योंकि 11 का तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एक बात एकदम ट्रू लॉ है, तुम्हारे साथ कॉस्टिंग के सर ने भी तुम्हें समझाया कि जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। यदि तुमने कॉस्ट शीट की क्लास की है तो जिस टैक्स से तुम्हें क्रेडिट मिल जाती है वो तुम्हारे कॉस्ट में ऐड नहीं होता, और जिस टैक्स से तुमको क्रेडिट नहीं मिलने वाली वो तुम्हारे कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे तुम कंज्यूमर एक मोबाइल लेकर आया, 50,000 का मोबाइल, 18% जीएसटी, तो तुम्हें क्या उसकी क्रेडिट मिल जाएगी क्या? नहीं। तो तुम बोलेगा इसका दाम 59,000 है। मैं बोला क्यों झूठ बोल रही है, 50,000 में तेरा मेरा सेम मॉडल है, 50,000 का है। नहीं सर 59,000 का मेरे पास बिल है। मैंने बोला मेरे पास भी बिल है यार 50,000 का, ले आना कल बिल। ये ले आई बिल, मैं भी अपना बिल ले आया, दोनों में 50,000 प्लस 9,000 लिखा हुआ था। मैंने बोला रेट 50,000, बोला सर जीएसटी ले जाना 9,000।
मैंने बोला ऐसा तो आईटीसी मिल जाएगा। बोला सर वो आपको मिलता है, मुझे थोड़ी मिलता है। तो मेरे लिए तो कॉस्ट 59,000 ही है और मेरे लिए कॉस्ट 50,000 ही है। सही सही। तो जिस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो वैट कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ और एक्साइज कॉस्ट में ऐड हो गया। तो फाइनली कॉस्ट हुआ क्या? 110 रुपए। किसके लिए? होलसेलर के लिए। होलसेलर ने बोला मैं अपनी मार्जिन रखूंगा 40%, 44 रुपीज की मार्जिन, 154 इसका प्राइस, और ये इस पे लगा दिया क्या? एक्साइज तो लगना नहीं था, ये इस पे लगा दिया वैट। क्या रेट से? 10%। कितना? 15.4। और ये माल बेच दिया कितने में? 169.4। और दीदी इसमें कैल्सी चाहिए आपको 169। यहाँ तक क्लियर? ये गवर्नमेंट को कितना देगा? ये गवर्नमेंट को कितना देगा? ये गवर्नमेंट को कितना देगा? लाउडर। 4.4 कितना? अरे दिल जीत भी लेगा कभी कभी राइट बोल के। हाँ बोल कितना? ये तो गवर्नमेंट को 5.4 देगा ना सर। 5.4। कहां से है 5.4? 15.4 है ना आउटपुट वैट। इनपुट वैट कितना है? इसने जब माल खरीदा कितने में माल खरीदा था? कितना रुपया वैट देके माल खरीदा था? कितना वैट देके माल खरीदा था? 11। तो उसका आईटीसी लिया, यानी 15.4 से ये 11 एडजस्ट करेगा और गवर्नमेंट को पहुंचाएगा 4.4। किसने दिया? होलसेलर ने। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास 4.4 और आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है क्योंकि एक्साइज दिया नहीं। ये बात समझ में आ रही? सच्ची बात नहीं। अरे दोस्त मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, तू बता ना तुझे क्या प्रॉब्लम है, समझा दूंगा। नहीं सर वो जितना आप यूज करेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट पे जितना टैक्स दिया वो आउटपुट के टैक्स में एडजस्ट हो जाए। तो आपने इनपुट पे कितना टैक्स दिया था? परचेज करते समय कितना टैक्स दिया था? 11। और आपका आउटपुट पे टैक्स कितना है? 15 रुपया 40 पैसा। तो ये 15 रुपया 40 पैसा इस 11 से एडजस्ट हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 4 रुपया 40 पैसा। आपकी गलती नहीं, राष्ट्र क्लास में आईटीसी कब समझाए वो 2 घंटे। अभी मोटा मोटी समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉजिटिव रहना। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे कहानी बढ़ाओ। अब माल किसने किसको बेचा? अब डेटा तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। रिटेलर ने कंज्यूमर। अब इसका कॉस्ट बताओ। ये बोल रहा मैं ये 100% मार्जिन रहेगा, तो ये इसका बिल है। देखो ये इसका बिल है, प्राइस, एक्साइज, वैट। बताओ इसका कॉस्ट कितना है? 69.4 हो जाएगा ना सर। 158.4 आप बताओ इसका कॉस्ट कितना है? हाँ 158.4 कहां से है? तेरी सुनो, आप और रिटेलर, बी द रिटेलर, मैं होलसेलर, मैंने आपको ये बिल बना के माल बेचा है, मैंने आपको ये बिल बना के माल बेचा है, ये वाला, ये आपके पास बिल भेजा मैंने, देख लीजिए बिल चेक करिए अपना। प्राइस 154, वैट 15.4। अब आपने मुझे पेमेंट किया 169.4। आपके लिए कॉस्ट कितना? 169.4 तुलसी जो तुम बोले फाइनल, नहीं तो फिर नवीन से पूछूंगा। सर टोटल लगा तो टोटल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मेरा कॉस्ट कितना? 169.4। नहीं, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट। मैंने माल खरीदा है, मेरे को ये बिल मिला है, मैं हूँ रिटेलर, मैं अभी बाद में माल कंज्यूमर को बेचूंगा, ये बिल आया मेरे पास, मैं एंट्री क्या मारूं इस बिल की? ये जो बिल वापस से क्लियर करता हूँ, ये तो ये बिल दाम है भैया जी 154 और वैट लगा है 15.4 और आपको टोटल देना है 169.4। ये बिल आया है। अब इस बिल की मुझे एंट्री मारनी है। एंट्री क्या मारूं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या मारूं? अरे वाह, 11 पास हो कि 11 फेल? सबसे पूछ रहा हूँ 11 पास हो कि 11 फेल? पास हो तो एंट्री बताओ। मैं बायर हूं ना, मेरे कुछ में ये बिल आया है दीदी, ये मेरा परचेज बिल है, इसका एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 154। वैट आईटीसी कितना? 15.4 और क्रेडिटर कितना?
169। तो मेरा परचेज, मेरा कॉस्ट कितना, मेरा कॉस्ट कितना, मेरा कॉस्ट कितना? अच्छा कोई बात नहीं, अभी अकाउंट से और पूछूंगा, कोई बात नहीं, सिखाया हूं तो निकालूंगा ना। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? लाउड है। पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ऐसे सारे ऐसे रियल अकाउंट होते हैं और ये पर्सनल अकाउंट है। यानी मेरा खर्चा कितना, मेरा खर्चा कितना? नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स खर्चा, तो ये तो मेरा खर्चा 154। और अभी भी तो बताया जिस टैक्स से आपको क्रेडिट मिल जाएगी वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अभी तो कॉस्टिंग की भाषा में बताया। तो एज अ रिटेलर क्या मुझे 15 रुपया 40 पैसे की क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? मेरे पास बिल है, क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? तो कॉस्टिंग की भाषा में जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, उसके अनुसार कॉस्ट होता है 154। अकाउंट्स की भाषा में तुम्हारा खर्चा तो 154 ही है, वैट तो तुम्हारा एसेट है, इसका तो तुम्हारा बाद में आउटपुट वैट से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, तो फाइनली इसका कॉस्ट पड़ा कितना, 154, और ये अपना मार्जिन रहा कितना, 100%। और ये माल बेचा कितने में, 308 रुपए में, और ये अपना आउटपुट वैट लगाया कितना, 30.8, और इसने कंज्यूमर को बेचा कितने में, 338.8, कंज्यूमर को बेच दिया। तो कंज्यूमर के हाथ में माल आया 338 रुपए 80 पैसे में। अच्छा बताओ ये गवर्नमेंट को कितना देगा? नवीन नाम है, हाँ नवीन, ये गवर्नमेंट को कितना देगा? मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि तुझे समझ में आ रहा है, वैसे समझ में तो दिलजीत को भी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ मिले मुझे, मैं जो लगता तुझे समझ में आ रहा है। हाँ बता, गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, हाँ वैट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, कितना देना पड़ेगा? 308 रुपए, 308 नहीं, वो 330 रुपये 80 पैसे। नहीं नहीं गलत बोल रहा है, हाँ कितना देना? 30 रुपया 80 पैसे इसका आउटपुट वैट है, और जितना उसने माल खरीदा था उस समय जो टैक्स दिया था उससे उसको आईटीसी मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये गवर्नमेंट को देगा कितना, 15 रुपया 40 पैसे। कौन सी गवर्नमेंट को? और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास 15 रुपया 40 पैसे पहुंच गए। यानी ओल्ड मैकेनिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहे थे 10 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहे थे 30 रुपया 80 पैसे। हाँ हाँ, ऊपर 11 नहीं है, वो वाला मत समझ, सेम ऐसा मत समझ, या नहीं 11 रुपया, 11 रुपए है। वो बताए ना, ये जो माल खरीदा ना 11 रुपया वैट आया था ना, 11 ये मैन्युफैक्चरर ने दिया, ये होलसेलर ने दिया और रिटेलर ने दिया। फाइनली कंज्यूमर के पास माल पहुंचा है 338 रुपया 80 पैसे में, और फाइनली 30 रुपया 80 पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आया, 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया। देरी से समझ रहे हो लेकिन समझ में आ गया, आ गया नवीन, समझ में आ गया, झूठ मत बोल। आईटीसी जो है वो एडजस्टमेंट चार्ज करने, अब तो क्लियर हो गया, तभी तो मैंने तुमको चला के पूछा कि तू देख भाई, मैंने जब माल बेचा तो ये मेरा 30 रुपया 80 पैसा मेरा सेल का टैक्स था, और जो मैंने परचेज के समय जो टैक्स दिया था इसको बोलते हैं इनपुट के समय दिया हुआ टैक्स, और इनपुट के समय दिया हुआ टैक्स का मेरे को एडजस्टमेंट मिला था। ठीक है, ये क्या था? ये था ओल्ड लॉ। अब यदि यही डेटा न्यू लॉ में घूमे तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी, किसको फायदा किसको नुकसान? लेट्स डू द सेम कैलकुलेशन इन द न्यू लॉ। इस बार हरा कलर जीएसटी लॉ। इस बार चीजों को पैरिटी पर रखने के लिए सीजीएसटी आ जाए 10% और एसजीएसटी आ जाए 10%। डेटा वापस से वही मूव करेगा, इस बार स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि चीजें ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा कितने में? अरे बोलो कितने में? 100 रुपए, और इसके ऊपर लगाया एक टैक्स सीजीएसटी 10 रुपया और एसजीएसटी भी 10 रुपया, क्योंकि आपको पता है जीएसटी लॉ में कास्केडिंग नहीं है, ये दोनों ही इस पे लगता है। ठीक है, दोनों ही सीजीएसटी भी प्राइस पे लगता है, एसजीएसटी भी प्राइस पे लगता है। तो इस तरीके से बजट बन जाए 120 का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाए 10 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाए 10 रुपया। पहला ट्रांजेक्शन ओवर, होलसेलर ने माल खरीद लिया है। ठीक है, होलसेलर का कॉस्ट कितना हुआ ये बताओ? 100 रुपए।
होलसेलर का कॉस्ट कितना, क्योंकि अब तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, आगे भी जब वो माल बेचेगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो उसको आईटीसी मिल ही जाएगा, दोनों का आईटीसी मिल जाएगा। तो जिस टैक्स का आईटीसी मिल जाता वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ा 100 रुपया। वो मार्जिन उतनी रहेगा जितना वो सोच रहा है 40। इसका अपना प्राइस रहा 140, इसने रिटेलर को बेचा 140 में और उस पर जीएसटी लगाया 14 रुपया, एसजीएसटी लगाया 14, 10%, 10%, और इस तरीके से 168 में उसने माल बेच दिया रिटेलर को। गवर्नमेंट के पास इतना पहुंचा, फिर से पूछता हूँ नवीन, कितना गवर्नमेंट के पास पहुंचा? गवर्नमेंट के पास है 40 माइनस 28। 40 आता है दोस्त, टैक्स तो ये है, प्रॉफिट है, टैक्स तो 14 रुपया, 14 माइनस 20 माइनस 14। अरे दोस्त सीजी से एडजस्ट हो रहा है, एसजी से एडजस्ट हो रहा है, तो 14 माइनस 10, 4 रुपए 4, 8 नहीं ऐसे ना, 4 रुपए 4। मोदी अलग है, ममता अलग है। मोदी के पास 4 रुपया, ममता के पास 4 रुपया, करी तो वही है ना, किसको फायदा किसको नुकसान। तो माल बिक गया 168 में, फिर आया रिटेलर ने माल बेचा कंज्यूमर को, उससे पूछा गया भाई तुम्हारा कॉस्ट कितना, तो ये उसके पास बिल है, वो बोला मैं तो इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, तो वो कॉस्ट बोला भैया मेरा कॉस्ट है 140, साथ में हो। हाँ, इस बार वो सीजीएसटी लगाया 10%, सॉरी मार्जिन 140, और उसने अपना प्राइस रखा कितना 280, और 280 के ऊपर उसने सीजीएसटी लगाया 28, एसजीएसटी लगाया 28, और कंज्यूमर को माल बेच दिया कितने में 336। और तुम अपने आप निकाला बिना कैलसी के, इससे तो निकलता ही नहीं, ये तो आश्चर्य से देख रही थे मेरे को, हाउ टू डू कैलकुलेट दिस, तुमसे निकल गया था अपने आप। देखा दिलजीत की क्वालिटी, तुझे नहीं पता था, मैंने बताया। 336, तो सीजीएसटी 28, एसजीएसटी 28। अब बता ये गवर्नमेंट को कितना देगा, 28 में से 14 हटाएगा, 28 में से 14 हटाएगा, और गवर्नमेंट के पास फिर पहुंचेगा 14 रुपया। यानी इस बार न्यू मैकेनिज्म में गवर्नमेंट के पास पहुंचा सीजी 28। प्रोसेस क्लियर? यस। अब टाइम ऑफ एनालिसिस, किसको फायदा किसको नुकसान। सबसे पहले जिसका फायदा देखना चाहोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी का। तो भाई देख ले, मोदी को जब पुराना लॉ था तो मोदी के हाथ में आ रहा था सिर्फ 10 रुपए, और जब नया जीएसटी लॉ आएगा तो उसके पास आएगा 28 रुपया। बताया कि मेरे पास 10 की जगह 28 आने वाला हो तो मेरी छाती 56 नहीं होने वाली क्या? मतलब छुआ भी कर लेगा। मेरे पास 10 रुपया आ रहा था, जीएसटी आ जाएगा तो मेरे पास आएगा 28 रुपए। क्या ग्रोथ है, माय गॉड। तो मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? इसलिए जो भी सेंट्रल में बैठा है वो बोल रहा है जीएसटी लाऊंगा। अब एनालाइज स्टेट के पास पहले आ रहा था 30.8, अब नए से आएगा 28। स्टेट को मामूली सा नुकसान है, लेकिन फिर भी बताओ 2 रुपए का नुकसान मैं खाऊंगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, जीएसटी नहीं चाहिए। इसलिए जब वो स्टेट गवर्नमेंट था तो भाई एज ए स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा था, और एज ए स्टेट गवर्नमेंट उसको नुकसान हो रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना भैया। तो मेरे को 2 रुपया 80 पैसे का नुकसान हो रहा है, मैं क्यों नुकसान कहूंगा? नहीं जो चल रहा है चलने दो बस। और सेंट्रल में बैठती बात है तो मदद होगी 10 तक 28। मेरे को तो चाहिए जीएसटी, चाहिए। अब पुरानी गवर्नमेंट का इतना भी दिल नहीं था कि यार 10 का 28 आ रहा है, सामने वाले को मेरे पास 18 का गेन आ रहा है, सामने वाले को 2 रुपया 80 पैसे का नुकसान है, कॉम्पेंसेट कर देंगे, फिर भी तो अपने पास ज्यादा बचेगा। इतना सा कॉम्पेंसेशन वाला कॉन्सेप्ट वो नहीं लाए। एनी हाउ, ये तो मालूम पड़ गया कि जीएसटी आने से सेंट्रल को फायदा हुआ कि स्टेट को फायदा हुआ। मोदी का कैरेक्टर क्लियर हो गया, ये नथिंग रॉन्ग कैरेक्टर, खाली एक ही कैरेक्टर पैसा, वो तो सभी का। दूसरा, यदि हम लोग एज ए होल एज ए कंट्री देखें तो कंट्री में गवर्नमेंट के पास पहले टैक्स आ रहा था 40.8,
सेंट्रल स्टेट हटाओ ना, गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा था 40.8 और अब गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है 56। तो गवर्नमेंट एज अ होल ह्यूज टैक्स आ रहा है। तो यदि ये सेंट्रल स्टेट का लफड़ा नहीं करो तो कंट्री के लिए जीएसटी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कंट्री के पास ज्यादा टैक्स आएगा। एक्साइज और वैट मिला के भी जितना टैक्स नहीं दे पा रहा था उससे ज्यादा टैक्स आ रहा है। लेकिन लोगों पे तो टैक्स ज्यादा लग गया है। बर्डन बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा आ रहा है। अब नवीन बाबू थोड़ी सी आंखें एकदम ओपन रखना, पलक झपकने ना पाए। कंज्यूमर के लिए क्या हुआ? कंज्यूमर को 338.8 प्राइस पड़ रहा था अंडर ओल्ड लॉ। गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स मिलने के बावजूद भी कंज्यूमर को दाम कम पड़ा, 36 ही पड़ा। 338.8 की जगह अब कंज्यूमर को दाम पड़ रहा है 336 विदाउट अफेक्टिंग मार्जिन ऑफ ईच एंड एवरी सप्लायर। सभी सप्लायर उतनी ही मार्जिन खा रहे हैं जितना पहले खाते थे, फिर भी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स मिला और फिर भी कंज्यूमर के लिए जीएसटी आने से चीजें महंगी होने का सवाल ही नहीं उठता, सस्ती। ये कौन सा मैजिक है? ये सब तो भैया बाद में तुम अपने घर पे एनालाइज करते रहना, लेकिन ये गजब का मैजिक है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है। कॉस्ट जितना पहले था उतना ही है, 100 रुपए से अपने स्टार्ट किए थे उतना ही है। मार्जिन जिन्होंने बीच में धंधा किया सबकी मार्जिन भी सेम है। गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा चला गया और फिर भी कंज्यूमर को दाम कम पड़ा। दैट्स द मैजिक ऑफ जीएसटी। इसलिए जीएसटी देश के लिए नितांत आवश्यक था। खाली एक को नुकसान हो रहा था, वो भी बहुत मामूली सा, वो स्टेट गवर्नमेंट। और यदि सेंट्रल के पास तो इतना ह्यूज फंड आना था कि उसमें से ऐसे ही दे देते। मोदी जी कॉम्पेंसेशन तो आपने ऐसे टोपी पहना दिया, कॉम्पेंसेशन से इसकी आपको दरकार ही नहीं थी लिटरली। ऐसे ही आपके पास इतना ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था जीएसटी आने से कि आप सेंट्रल को मजे में कॉम्पेंसेट कर सकते थे, फिर भी आपने पब्लिक को ऊपर कॉम्पेंसेशन से अभी भी लगाया था। तो तुम्हें समझ में आया व्हाट द ड्रामा ऑल टुगेदर? तो इस छोटी सी एनालिसिस से जहां मेरे को ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ का क्लैरिटी हो रहा है, जहां मुझे एक्साइज और वैट में क्या पाप थे और क्या जीएसटी में सुविधा है, वहां पे एक्साइज की आईटीसी नहीं मिल रही थी, वो एक बार लगा वो कॉस्ट में। यहाँ पे हर बार सीजीएसटी का आईटीसी मिल रहा है, कोई टैक्स ट्रांसफर नहीं है। ओल्ड लॉ में से टैक्स ट्रांसफर है, जीएसटी लॉ में कोई टैक्स ट्रांसफर नहीं है, कोई भी टैक्स कभी कॉस्ट में ऐड ही नहीं हुआ, हर टैक्स की आईटीसी मिलती रही। और सेंट्रल को ह्यूज फायदा, स्टेट को थोड़ा सा नुकसान, जो कि कॉम्पेंसेशन के कारण कॉम्पेंसेट हो गया। एंड कंज्यूमर को एज ए होल बहुत फायदा एंड गवर्नमेंट को कंज्यूमर को एज ए होल फायदा एंड गवर्नमेंट को एज ए होल बहुत फायदा। सारे डेटा तुम्हारे पास है, तुम इसको चाहे 15-20 बार टटोल लो, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, सब सही है, फिर भी ये जादू है। एंड दैट इज वाई जीएसटी बहुत जरूरी था। यहां तक क्लियर? वैसे तो मैं आज इसके आगे जाता नहीं, लेकिन उसने एक बात बीच में छेड़ दी थी, और यदि स्टूडेंट कोई बात छेड़ देना तो टीचर का धर्म उसको फिनिश कर देगा। नवीन बाबू ने बैठे बैठे एक बात बोल दी, ऐसे ऐसे चलते मैं पढ़ा रहा हूँ, रिटर्न या पता नहीं कौन से दुनिया से अचानक आया, जीएसटी आने से तो दाम बढ़ा ना। अरे भाई रिटर्न पढ़ा रहा हूँ, जीएसटी आने से दाम बढ़ा। अब अपने बात कर रहे जीएसटी आने से दाम बढ़ा नहीं बढ़ा, फिर अपने बात कर रहे कि जब जो 53 में मेरा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया था कि अपोजिशन श्योर थी कि जीएसटी आने से सरकार गिरेगी। बाकी कंट्रीज में ऐसा ही हुआ, अपनी कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सरकार क्यों नहीं गिरी पहली बार, और जीएसटी आने से दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा दूसरी बार? बोलो सर। लास्ट सर्विस टैक्स था वो 15% था, लेकिन वो जीएसटी आने में से उस समय बढ़ गया 18%। कितने मैंने बोला, तब भी नहीं बढ़ा। मैं तुम्हें लॉजिक उसका भी बता दूंगा, तुम ज्यादा क्वेश्चन छेड़ेगा तो तेरी 8 बजेगी, मेरी 8 नहीं बजेगी।
तू थोड़ा सा रिड्यूस कर, फिर मैं तुझे 15 का 18 का भी रैशनैलिटी बताऊंगा कि क्यों सर्विस टैक्स 15 होते हुए जीएसटी 18 कर दिया गया और फिर भी दाम क्यों नहीं बढ़ा, वो मैं तुझे बताऊंगा। तेरे मन में बस क्वेश्चन होने चाहिए दोस्त। मेरे मेरे मेरे, मेरे पास ईश्वर की दया, ऑलमोस्ट अभी तक स्टूडेंट के क्वेश्चन से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, इसलिए मुझे पता है मुझे जीएसटी बहुत अच्छे से नहीं आता। लेकिन तुम स्टूडेंट इंटर फाइनल वाले जितने भी हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जिसका मेरे पास आंसर नहीं है। बाद बाकी जो नॉलेज होता है वो अथाह होता है, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं बोल सकता कि इसे मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ तो इसी को नहीं आता, सब कुछ तो आ ही नहीं सकता, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, लिटरेचर हो, टैक्स हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, किसी को कुछ नहीं आता। ये जो टीचर मैथ्स का वर्षों से एमबीए का मैथ्स करा रहा है, उससे पूछो बॉस तुमको मैथ्स में कितना आता है, तो बोले इंटायर मैथ्स का तो मुझे 1% भी नहीं आता। तो सेम विथ मी, पूरे टैक्स का तो मुझे 1% भी नहीं आता, परंतु तुम्हारे सिलेबस का टैक्स का मुझे 110%। जो तुम्हारे सिलेबस में वो भी आता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी आता है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। अभी अपने बात करें, तुम अच्छा क्वेश्चन रोज किया, तुम अपने पास रखना क्वेश्चन। हाँ, सब क्वेश्चन ध्यान रखना। क्या पूछा थे? सर्विस टैक्स पहले 15 था, जीएसटी 18, तो दाम तो बढ़ना ही है, और मैं बोल रहा हूँ तब भी दाम नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं दाम बढ़ना, उसका आंसर दे दे। अभी तो अपने टॉपिक पर आते हैं। कौन सा टॉपिक? जिसने पहले बोला था कि जीएसटी आने से दाम बढ़ा। ये कैलकुलेशन हमने देखा, ये कैलकुलेशन बता रहा है जीएसटी आने से दाम बढ़ने की कोई चांस नहीं थी, उल्टे कम ही होना चाहिए था। लेकिन कैलकुलेशन अपनी जगह धरा रह जाता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। कैलकुलेशन के अनुसार तो आज कितने स्टूडेंट बैठे थे, वो कैलकुलेशन धरा रह जाता है, प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। फिर कैलकुलेशन अपनी जेब में रखिए, मार्केट में जीएसटी आएगा तो सभी अपने अपने दाम बढ़ाएंगे। जो मैंने तुम्हें पहले एग्जाम्पल दिया था कि आलू का दाम थोड़ा सा ही बढ़ के दूसरा वाला अपना दाम बढ़ा देगा। उससे पूरे आलू के डाले में 2 किलो आलू लगता है, उससे किसी लगता ही नहीं है, फिर भी वो दाम ऐसे बढ़ाएगा जिससे लगता है उसका तो दुनिया चौपट हो गया है। सिर्फ उसका पूरे धंधे में 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है और वो अपना रेवेन्यू 200 रुपये बढ़ा देगा। यही तरीका है, जब भी मौका मिले दाम बढ़ा, क्योंकि दाम ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते। कंज्यूमर बाउंस करेगा, कंज्यूमर बाउंस करेगा, जहां भी मौका मिला। तो जीएसटी नया तो आना था और दाम बढ़ना था, ये बात तो तय था। ये कैलकुलेशन तो अपोजिशन को भी आता ही होगा, उनका भी कोई ना कोई पी अच्छा सा जो टैक्स जानता हो, बता मनमोहन सिंह निकाल लिया होगी, ये सब तो उनको तो सब आता ही था। सरकार गिरी क्यों नहीं? जीएसटी में एक क्लॉज है, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज ये बोलता है, जीएसटी लॉ में क्लॉज है जिसमें सरकार लॉ में लिख रही है कि जीएसटी आने से आपको फायदा हुआ है और ये फायदा आपको कंज्यूमर को पहुंचाना है। यदि आप ये फायदा कंज्यूमर को नहीं पहुंचाते हैं तो हम आपको एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज में जेल डाल देंगे। ऐसा उन्होंने क्लॉज डाला। कौन सा क्लॉज? एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज। कि जीएसटी आने से आपको फायदा हुआ है, हमें पता है कैलकुलेशन, वो फायदा आपको रिटेन नहीं रखना है, कंज्यूमर को पहुंचाना है। और यदि आपको फायदा कंज्यूमर को नहीं पहुंचाते, मतलब यदि आपका 2 रुपया कॉस्ट कम पड़ रहा है और 2 रुपया से आपने अपना दाम नहीं दे रहा है, दाम नहीं बढ़ाना तो सपने में भी मत सोचो, गिराया नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देगा। लॉ ने क्लॉज डाला, एंटी प्रॉफिटियरिंग। और इस एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर सरकार अपनी टीम को बड़ी सख्त कर दी कि हर कंपनीज को ऊपर एंटी प्रॉफिटियरिंग बता दो, मेल डाल दो, और जहां पे जिस कंपनी का एमआरपी का दाम बढ़े उसको भीतर डाल दो। और तुम्हें पता है मोदी सरकार भीतर डालने में एक्सपर्ट है, एक एक कंपनी को नोटिस देने में एक्सपर्ट है। इनके पास नोटिस देने का पता नहीं कौन सा टीम वर्क है, खटाखट नोटिस आती है, खटाखट नोटिस आती है। इन्होंने सबको नोटिस डाल दी। पब्लिक सरकार क्या है, बहुत नोटिस आती है। नया नया सरकार आया था, नहीं पता, लोगों ने दाम बढ़ाए, दाम बढ़ाते एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज में उनको भीतर डाला गया, भीतर डाल के प्रोपोगेट किया गया, इसको भीतर डाल दिया गया, मार्केटिंग किया गया।
और मार्केटिंग किया गया कि इसको एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज में भीतर डाला, 50-100 को भीतर डाला, हजारों सुधर गए। तो जो प्रोडक्ट एमआरपी बेस्ड था उनका दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना जेल में डाला गया एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज में। आज 5 साल बाद भी, आज भी तो खैर 8 साल हो गया, अब तो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज विड्रॉ हो रहा है, 5 साल बाद तक इसमें कांस्टेंट जेल जाए जा रहे थे। दाम बढ़ाया, एंटी प्रॉफिटियरिंग भीतर डाला, दाम बढ़ाया, एंटी प्रॉफिटियरिंग भीतर डाला, और दाम बढ़ने नहीं दिया 5 साल तक इस सरकार ने। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर इनका ट्रैक था कि दाम बढ़े भीतर डाल, क्योंकि इलेक्शन में दाम बढ़े भीतर डाले या उससे कंज्यूमर को क्या नुकसान हो रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ता। दाम बढ़ गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, इसलिए किसी का भी दाम बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इनको पता था कि किसी को भी नुकसान नहीं होता है। तो इसको पहले भीतर डाल, बाद में इसको कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, इसको कोई जस्टिफिकेशन देने की दरकार ही नहीं है। इसको पहले तुम भीतर डाल, फिर अपने इसको कोर्ट में जस्टिफिकेशन देंगे। जस्टिफिकेशन तो तय है, किसी का भी दाम बढ़ना नहीं है, इवन ट्यूशन का भी दाम नहीं बढ़ना है। जबकि ट्यूशन में लड़का चिल्ला के बोल रहा है सर्विस टैक्स 15% था, जीएसटी 18% हो गया, दाम कैसे नहीं बढ़ेगा? दाम बढ़ना नहीं है ट्यूशन का भी, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ले जाऊंगा कि ट्यूशन में दाम क्यों नहीं बढ़ना है, कैलकुलेशन के साथ लेकर ट्यूशन में भी दाम बढ़ने का इम्पॉसिबल है। वो 15 का 18 जस्टिफाइड है, कोई दाम नहीं बढ़ा पाएगा। छोटे मोटे दुकानदार थोड़े बहुत बढ़ा लिए, वो बढ़ा लिए, पुचके वाले तो मजे ले लियो तो ले लियो, अदरवाइज कंपनी एज अ होल, अमेजन से जो हमारी दुनिया चल रही है उसमें जो लिस्ट प्राइस है वो किसी का नहीं बढ़ने वाला। और सरकार ने एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज से कारण इसको मैनेज कर दिया। कुछ उसने मैनेज कर लिया, कुछ हम लोगों ने मैनेज कर लिया। हम लोग कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को जेल नहीं जाने देता। वो भले उसको फीस मिले नहीं मिले बात की बात, क्लाइंट को नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा धर्म है। तो हमने सब क्लाइंट को एजुकेट कर दिया। दाम बढ़ाने के नाम पे वो पहले सीए से बात करते, भाई ये करने जा रहे हैं। सीए को एंटी प्रॉफिटियरिंग पता था, सीए ने एक एक को बता दिया एंटी प्रॉफिटियरिंग करना मत, दाम बढ़ाने की सोचना भी मत, ये सरकार भीतर नहीं जाएगी। तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। जीएसटी के दौरान 2017 की बात है, हम लोग किताबें लिख रहे थे, फाइनल की किताब चल रही थी, तो ऑब्वियसली एंटी प्रॉफिटियरिंग सिलेबस में था, इंटर के सिलेबस में नहीं था। तो फाइनल के सिलेबस में एंटी प्रॉफिटिंग का नोट्स बन रहे थे, घर में बैठ के प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ मेहनत, 17 घंटे मेहनत हो रही थी। तो घर पे पायजामा पहन के दिन भर किताब पढ़ना, तो बैठ के किताब पढ़ रहे थे। अचानक घर में थोड़ी सी एक सर्विस पर्सन आया था जो वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहा था। तो वॉशिंग मशीन रिपेयर हो गई, उसके बाद थोड़ी सी मालूम पड़ा कि कुछ बातें हो रही है, ऊंची आवाज होती है लेकिन बातें हो रही है। तो हमने बोला कि क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है? बोला यार ये जब मेमो दिया था, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, सर्विसमैन जब आते हैं तो पहले बताते इतने का बिल बनेगा, तो उस समय 3000 बोला था, अभी 3500। तो बात तो ऑब्वियस ही थी, हमने बोला भैया 3500 क्यों? और सर्विसमैन बेचारा सीधा सा इंसान, उसने बोला सर जीएसटी आ गया ना इसलिए दाम। हम यहाँ पे हम जीएसटी से ऐसे लबालब भरे हुए, जीएसटी यहाँ से टपक रही है, यहाँ से टपक रही है, यहाँ से टपक रही है, यहाँ से टपक रही है। जीएसटी आया तो मैं ना उड़ीसा में था, आप उड़िया बोलते हैं, तो अंडा लेने गया तो अंडा का दाम जो है ना, मतलब जो भी 4 रुपया था उस समय, तो 6 रुपया बोला। बोले कि केमती है ना, तो बोला कि आप जानो ना हंती जीएसटी, तो वो लोग ने ऐसे जीएसटी के नाम पे, जबकि अंडा पे जीएसटी लगता है। मजे तो सभी लेंगे, सभी मौका ढूंढते हैं कि सब दाम बढ़ाए। तो हमने उस सरकार उसको बोला भैया जीएसटी के कारण दाम बढ़ गया? बोला हाँ। और वो ठहरा सर्विस पर्सन, रिपेयरिंग करने वाला मैकेनिक। हमने बोला एक बार आप ये बात अपने ऑफिस से कंफर्म करवा देंगे? मतलब नहीं समझा। मैंने बोला एक बार ऑफिस में फोन लगाइए, हम बात करेंगे। अब उसको पैसा चाहिए तो बेचारा फोन लगाया तो वहां पे मैडम उठाई, शायद रिसेप्शनिस्ट होगी। तो हमने बोला मैडम पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस 3000 आया, अभी 3500 बोल रहे हैं। तो वहां से भी वही रेडीमेड आंसर, जीएसटी आ गया ना सर, पहले जीएसटी आप ही सोचिए 15% आज था, अभी देखिए। मैंने बोला मैडम आप श्योर है जीएसटी कराना है? बोला हाँ एकदम जीएसटी कराना है। मैंने बोला मैडम आप अपने किसी सीनियर से मेरी बात कराइए। बोला सर किस बात की बात? अब वो जो एटीट्यूड होता है रिसेप्शन का, किस बात की बात?
बोल दिया ना, आपको इतने से बात लेते हो, परेशान हो गए हो। मैंने बोला मैडम मेरे पास सीनियर से बात करा तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है, एक एक बात हम सीनियर के पास हो ले आएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं मैडम, एक व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, आपने जो बोला जीएसटी के तहत दाम बढ़ा है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, अपने सीनियर को दिखा दीजिए। यदि वो बोलते हैं कि हाँ 3,500 बिल है तो मैं दे दूंगा। मैंने उसको व्हाट्सएप दे दिया, एंटी प्रॉपर्टी ने तो मेरे लैपटॉप पे था ही, कॉपी पेस्ट डाल दिया, जेल वेल सबके प्रोविजन डाल दिए, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं सीए हूँ और मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैनेजर का फोन आया, नहीं था वो तो ऑब्वियसली, मैनेजर का फोन आया, बोला सर आप 3,000 दे दीजिए, हमारी टीम से भूल हुई है। तो बात बाकी हमने सुधार दिया, और हर एक को तो सुधार नहीं सकते। तो अंडा का दाम जो 4 रुपया 6 रुपया हुआ, पुच्चे के दाम जो 5 रुपए थी 6 रुपये हो गए, वो भैया समोसे के दाम जो 10 थी 12 हो गए, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, उसको पब्लिक अपने आप ही सुधार देता है। यदि ये भी यदि 4 का 6 रुपया अंडे का दिया थोड़ी होगा, तो अच्छा तू बेसी बता रहा 50% जीएसटी लगता है क्या, चल चुपचाप नहीं 5 रुपया बने। तो थोड़ा बहुत पब्लिक मैनेज कर लिया, और थोड़ा बहुत सरकार ने एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज को टाइट करके अपने आप को संभाल लिया। दाम इतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेड था, और जीएसटी उससे बड़ा कि उसको वो हो रहा था कि एक एक को बैठ के कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, वो ज्यादा पेनफुल था। लेकिन ये 2017 से 2018 के बीच में मैनेज हो गया। 2019 में सब सेटल्ड और वापस से सरकार बन गई। जीएसटी के लिए उन्होंने जो जल्दी ला दिया जीएसटी, और फिर 1 साल के अंदर सारा मैनेज कर लिया, जीएसटीआर 2A ला के देश को बता दिया कि करामाती लोग हैं लोग, और फिर गॉड ग्रेस अल्टीमेटली भगवान बचा लिया। लेकिन ओवरऑल जीएसटी के कारण हम नहीं था तुम्हारे साथ। बस आज फिर से समय समाप्ति की घोषणा 7:10 हो गई है, 7:07 हो गई है। आज हमारी कॉपी में से 3 ही नोट आगे बढ़े, लेकिन मेरे पीडीएफ में बहुत ज्यादा नोट है। ये पीडीएफ यदि आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ नहीं वैसे मिल जाता है, अकाउंट सबका मिल जाता है, किसी का भी नहीं मिलता। लॉ का वो नहीं मिलता, वो तो नोट्स पढ़ाने के लिए सर हम लोग नहीं नहीं वो तो अलग है, जो सर रनिंग नोट्स लिखते हैं। नहीं मिला सर, मैं भी बात करना होगा शायद हम लोग को लास्ट में मिलेगा, मतलब जो भी पढ़ने के लिए। नहीं 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 मैं बात करूंगा, डेली मिल जाए, क्योंकि कई बच्चे मेरी स्पीड के साथ नहीं लिख पाते होंगे, कई जन नहीं लिख पाते होंगे, किसी का ये मोबाइल में स्क्रीन आता नहीं होगा, आया नहीं होगा। मेकअप कर लेते हैं। आई विल ट्राई, यदि कोई कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट में तो बात अलग है, अदरवाइज तो मिल जाना चाहिए। आई यूजुअली गिव। तो एनी हाउ ये हो गया फिनिश, और कल परसों कोई क्लास नहीं है मेरी, और मंडे वापस अपने मिलेंगे। सैटरडे संडे नो क्लास, मंडे अपने मिलेंगे। मंडे तुम और ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे करके ले आना जितने तुम्हारे दिल में है, एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी विद लॉजिक, विद कैलकुलेशन। ठीक है, आज की क्लास तो भैया यही पे फिनिश। और ऑनलाइन में किसी के मन में कोई डाउट है तो बता दो। प्रिया दास ने लिखा है वंडरफुल कॉन्सेप्ट सर, कॉन्सेप्ट इज वंडरफुल, रियली वंडरफुल। क्योंकि मैं बिना कॉन्सेप्ट के कोई चीज नहीं करता। मैं इवन पूजा भी करता हूँ तो मुझे एक एक चीज का कॉन्सेप्ट पता है। मैं बिना कॉन्सेप्ट के रीति रिवाज भी नहीं करता। हमारे घर में रीति रिवाज भी वही होते हैं जिसका हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये तो फिर हम लोग मिनिमाइज में निकाल देते हैं। ठीक है, मैं इसलिए टोपी नहीं पहनता। यदि कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये कि ऐसे रहना है, लेट इट भी ऐसे ही रहना, फिर स्मार्ट बनने की क्या। हाँ क्या बोल रहे कैसे बोलना। आदिवासी हेयर ऑयल अभी ऑनलाइन पूरा Trend से बात एक दिन में बात देख भाई, तू आया तो मैंने तुझे फेयर एंड लवली सजेस्ट किया। गुड होगा, मस्ती मार रहे। तो बस ठीक है। ईश्वर सबको वो दे देता है जिसको उसकी चाह रहती है। तो मेरे को बहुत चाह है, मेरी जीएसटी थी, इनकम टैक्स थी, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स थी, ईश्वर मुझे दे रहा है। आई एम थैंकफुल। और ये क्या आ जाएंगे यार, वो तो अपनी खेती है ना सर।
अब अपनी खेती नहीं रही यार, नहीं यार। उस जमाने में अपनी खेती थी, अब जितना आ जाए उतने संतुष्ट है। तो फाइनली मंडे शाम को 5 बजे, और प्लीज लाइव क्लास का, यदि लाइव क्लास रखते रहोगे तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में पास की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रेन और पॉलिसीज को वैसे शार्पन करूंगा। और यदि तुम वीडियो क्लास करेगा तो जीएसटी में पास होने की जिम्मेवारी मेरी है। बोलो क्या बोल रहा है? एग्जाम पैटर्न में कैसे आता है बताएं। कौन सा चीज? जीएसटी और इनकम टैक्स यानी पेपर जो हमारा पेपर 3 है, तो मतलब दोनों एमसीक्यू 50 में जो 50 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है, ये सब क्लास तो शुरू होने दे, अभी तो जीएसटी का निचोड़ चल रहा है, अभी एकेडमिक पढ़ाना ही कहाँ शुरू किया है। अभी तो मैं तुझे जीएसटी क्या ये समझा रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम ओरिएंटेड हो जाऊंगा उस दिन तुझे बता दूंगा। वैसे बोल क्या जानना चाहता है? 30% जो एमसीक्यू ये 50-50 आएगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से 50 मार्क्स, 30% एमसीक्यू आता है, तो 50 में से 30 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का जीएसटी का एमसीक्यू, 15 मार्क्स का डीटी का एमसीक्यू, और ये 70 मार्क्स बचेगा, फिर इसमें भी 35 मार्क्स। 35। सर ये जो जीएसटी यानी कि इनकम टैक्स देखने में वो लग रहा है कैलकुलेशन है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें ये थ्योरी रहेगा प्रैक्टिकल। जीएसटी इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल्स, फुल ऑफ प्रैक्टिकल्स। डायरेक्ट इसमें कोई समझ ले 25 चैप्टर है तो 5-7 चैप्टर थ्योरी है, 18 चैप्टर न्यूमेरिकल है। बस इसके न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे होते हैं। इनकम टैक्स में सैलरी का न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा होता है, इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। और ये थोड़ा सा इनकम टैक्स से स्ट्रॉन्गर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है, छोटी छोटी बातें हैं, और एग्जाम में कोई भी छोटी बात से 3 नंबर का पूछ सकता है, और छोटी छोटी बातें 1000 है। तो एक कोई भी एक छोटी सी बात से 3 नंबर का पूछ सकता है, तो लिटरली तुझे 1000 बातें एट ए टाइम दिमाग में रिटेन रहेगी तो जीएसटी आएगा। दूसरी बात, तुझे रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे पढ़ा रहे आप मल्टीपल चैप्टर्स, लेकिन लग रहा है एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हो, लग रहा है ना कि बातें तो एक ही ट्रैक पे चल रही है, फ्लो क्लियर है, जबकि मैं तुम्हें 4-5 चैप्टर कवर कर चुका हूं। तो जीएसटी जब आप पढ़ोगे, आप कई सारे चैप्टर पढ़ के जब जीएसटी के एग्जाम्स में बैठोगे, तो एग्जाम में यू विल बी सरप्राइज ये कौन सा चैप्टर से पूछ रहा है। मैंने तो आपके 2 क्लास करने के बाद जीएसटी का जो एमसीसी से मिला, मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 में पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या है। हाँ, तो लिटरली जीएसटी में आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकते। इनकम टैक्स में क्वेश्चन डिफाइंड है, सैलरी से आएगा, पीसीबीपी से आएगा, अकाउंट्स में तो बहुत ज्यादा डिफाइंड है कि इस टॉपिक से आएगा, हाई परचेज से आएगा, ब्रांच से आएगा, ब्रांच के अंदर कंपनी अकाउंट नहीं घुसाएगा। इनकम टैक्स में हो सकता है सैलरी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी घुसा दे, लेकिन जीएसटी में तो मिक्सर ही आएगा, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा प्रश्न है। और उसके लिए ही हम लोग इतने सम्स कराएंगे जिसका आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इसमें जैसे कि नॉर्मली कॉस्ट में 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, इसमें तो 2 हो जाएगा कर ये, इसमें दोनों में कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इज कंपल्सरी, कंप्यूटेशन ऑफ टीआई इज कंपल्सरी। नो चॉइस पेपर है, खाली एक में ऑल्टरनेटिव देगा, बाद बाकी सब में सभी कंपल्सरी है। यार ये सब हो रहा है मेरे मौसम। क्यों था मांगने के लिए बाय। वन और 2 क्लास देख के आना। बस बाय।